इस वीडियो से मेरे फोटोशॉप को समझाने की वीडियो सीरीज के तीसरे मॉड्यूल की स्टार्टिंग होगी और तीसरे मॉड्यूल में जितने भी अब वीडियोस आएंगी ये सारी वीडियोस फोटोशॉप के टूल्स और उनकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए होंगी। और इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे सिलेक्शन टूल्स और मूव टूल। सिलेक्शन टूल्स में हम देखेंगे हमारे मार्की सिलेक्शन टूल जिसके अंदर हमारे ये 4 कैटेगरीज आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे लासो के अंदर हमें 3 कैटेगरीज में लासो टूल मिलता है। देन हमारे स्पेशल कैटेगरी एक जिसमें हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल मिलता है। तो ये वो सारे सिलेक्शन टूल हैं जिनको हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। प्लस इन सब के साथ ही हम मूव टूल की फंक्शनैलिटी को भी थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सिलेक्शन टूल्स को समझना स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर सिलेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडोबी सिलेक्शन को कैसे डिफाइन करता है। तो अकॉर्डिंग टू एडोबी सिलेक्शन यूजर के थ्रू डिफाइन करा गया एक पर्टिकुलर एरिया होता है किसी भी इमेज में, और एक बार सिलेक्शन बनाने के बाद हम सिर्फ उस एरिया के अंदर ही एडिटिंग कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेता हूँ और रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन बनाने के बाद अगर आपको याद हो तो हमने पिछले शॉर्टकट वाले वीडियोस में देखा था कि हमारा फोरग्राउंड कलर अगर हमें किसी लेयर में फिल करना हो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एंड डिलीट। तो इसके लिए एक ब्लैंक लेयर बनाते हैं पहले और अब ऑल्ट एंड डिलीट प्रेस करके फोरग्राउंड कलर को फिल करते हैं। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो सिर्फ सिलेक्शन के अंदर आया है और यही था उसका मतलब। अगर आपने सिलेक्शन बनाया हुआ है कोई भी टूल या कोई भी आप काम करेंगे फोटोशॉप में तो वो सिर्फ हमारे सिलेक्शन के अंदर ही काम करेगा। अब हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे सिलेक्शन टूल्स को समझने की और स्टार्टिंग हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ही करेंगे। ऑल्दो अभी मैंने एक सिलेक्शन बनाया हुआ है बट इस सिलेक्शन को मैं रिमूव कर दूंगा और सिलेक्शन को रिमूव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे आपका जो सिलेक्शन स्क्रीन पे बना हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। और इस प्रोसेस को जिससे हम सिलेक्शन को रिमूव करते हैं इसे बोला जाता है डी सिलेक्ट करना। डी सिलेक्ट का ऑप्शन आपको ऊपर सिलेक्ट मेन्यू में सेकंड नंबर पे भी मिलता है, कंट्रोल डी जिसका शॉर्टकट आपको यहाँ दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने सिलेक्शन अभी लास्ट टाइम ही हटाया है तो आप उसी के नीचे देख सकते हैं एक रीसेलेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो सिलेक्शन है वो वापस आ जाएगा। तो मैं फिर से एक बार कंट्रोल डी करता हूँ। हमने एक लेयर बनाई थी, अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देता हूँ। इससे ये लेयर एक ग्रुप के अंदर चले जाएगी। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लेयर को भी मैनेज कर रहे हैं। अब मैं ग्रुप में जहाँ पे ग्रुप 1 लिखा है उसमें डबल क्लिक करके उसको एडिट कर देता हूँ नाम। और ये हमारे पुराने टॉपिक का एग्जाम्पल था व्हाट इज सिलेक्शन का, तो मैंने उस ग्रुप को नाम दे दिया व्हाट इज सिलेक्शन। अब ग्रुप बंद करते हैं, एक न्यू लेयर बना लेते हैं और ये न्यू लेयर अब हमारे रेक्टेंगुलर मार्की टूल को समझाने के काम आएगी। तो नीचे वाला जो ग्रुप है मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपको सिंपली आपके किसी भी एक पॉइंट से क्लिक एंड ड्रैग करना होता है। याद रहे आपको आपका माउस का जो बटन है वो प्रेस करके रखना है और जितने भी हाइट और विड्थ का आपको एक सिलेक्शन चाहिए उतना बड़ा बनाने के बाद आप क्लिक छोड़ सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक छोड़ेंगे आपको एक सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन में आप नोटिस करेंगे इसकी जो एजेस होती हैं वो मूव हो रही होती हैं, इसीलिए सिलेक्शन की एजेस को मार्चिंग आर्म्स भी बोला जाता है। सिलेक्शन टूल्स के साथ कुछ कॉमन एडिट फंक्शनैलिटीज होती हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आपने कोई भी सिलेक्शन आपकी स्क्रीन पे काम कर रहा है इस वक्त एक्टिव है और आपके पास कोई भी सिलेक्शन टूल होगा तो याद रखिएगा अगर आप स्क्रीन के बाहर कहीं भी क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो आपका पुराना सिलेक्शन चला जाएगा, या फिर अगर आप सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो डीसिलेक्ट हो जाएगा और कोई भी नया सिलेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि सिलेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया को इनक्लोज करता है और जब आप एक सिंगल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कोई भी एरिया इनक्लोज नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे एक नया सिलेक्शन नहीं बनता। सिमिलर फॉर्म में अगर आपने कोई भी सिलेक्शन स्क्रीन पे बना रखा है और आपके पास कोई भी सिलेक्शन टूल है, उस सिलेक्शन टूल के साथ अगर आप सिलेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको मूव करने के लिए एक एरो मिल जाएगा। और ये जो एरो होता है ये आपका मूव टूल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप मूव टूल लेंगे तो आपको एरो की जगह सीजर मिलता है और ये जो सीजर एरो है ये एक्चुअल में इतने पार्ट को कट कर देता। अभी हमारी लेयर में कुछ है नहीं तो आपको इसलिए कट होता हुआ दिखेगा नहीं,
तो अभी फ़िलहाल मैं आपको मूवमेंट वाला दिखाता हूँ। तो कोई भी सिलेक्शन टूल लेके, मैं सिलेक्शन टूल भी कोई और ले लेता हूँ, लासो ले लेता हूँ। अब हम किसी भी सिलेक्शन टूल से किसी सिलेक्शन के जब अंदर जाते हैं तो हम उस सिलेक्शन को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने जो सिलेक्शन बनाया है उसको थोड़ा सा हमें मूव करना होता है, तो वो मूवमेंट आप चाहें तो किसी भी सिलेक्शन टूल के थ्रू दे सकते हैं। मूव टूल का कट ऑप्शन दिखाने के लिए मैं फोटोशॉप में एक इमेज ओपन करता हूँ। तो ये हमारी इमेज है और फिर से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ही एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। सपोज़ ये हमारा सिलेक्शन है और थोड़ा सा इसमें ये स्पून का ऊपर का पार्ट रह गया है। फ़िलहाल मैं इसको कंसीडर नहीं करता क्योंकि मैं बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसलिए कोई नहीं, अभी हम इसको मिस आउट कर सकते हैं। अब अगर हम मूव टूल लेते हैं तो आप देखेंगे जैसे मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा इस तरीके से, अब यहाँ पे जो आपको वाइट कलर दिख रहा है इसका रीज़न है हमारे बैकग्राउंड में वाइट कलर का होना। और ये वाइट कलर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लेयर थी वो लॉक थी। अगर ये लॉक्ड नहीं होती तो यहाँ पे वाइट कलर नहीं आता, ट्रांसपेरेंसी आती। दिखाने के लिए एक बार अंडू करते हैं, Ctrl+Z, और इस लेयर को एक बार सिलेक्शन रिमूव करके डुप्लीकेट कर देते हैं, Ctrl+J, नीचे वाली लेयर ऑफ कर देते हैं और फिर से सिलेक्शन बनाते हैं। अब मूव टूल से इसे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं पीछे का जो पार्ट है वो पूरा कट हो चुका है और यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अगर मैं नीचे वाली लेयर ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब आपको वहाँ नीचे वाली लेयर दिख रही है। या फिर मैंने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करी और एक न्यू लेयर बनाई जो इन दोनों के बीच में बनी है। ब्रश टूल लेते हैं और सपोज़ इतने एरिया को पेंट करते हैं। अभी पेंट होगा नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा सिलेक्शन ऑन है, तो सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए Ctrl+D, और अब मैं इस एरिया को पेंट करता हूँ और ये पेंट हमें हमारी नीचे वाली लेयर में विजिबल है, यहाँ पे लेयर 2 में। तो इस तरीके से आपको अगर कोई सर्टेन पार्ट है आपकी इमेज का जो आपको कट करना है और थोड़ा सा साइड में मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं फिर से Ctrl+Z करता हूँ और हम वापस जाते हैं। काफ़ी पहले मैंने कट किया था, ये रहा। कट के अलावा एक और चीज़ है, हम कॉपी भी कर सकते हैं चाहे तो। आप सिलेक्शन बनाइए, Ctrl+C, कॉपी करिए जो हमारा नॉर्मल होता है। देन ये सिलेक्शन भी हमें रिमूव करना होगा, Ctrl+D, एंड देन Ctrl+V करेंगे, वो पेस्ट हो जाएगा आपके दूसरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। एक और चीज़ होती है इसमें, अगर आप अपने कैनवस के बाहर से भी क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो याद रखिएगा सिलेक्शन हमेशा कैनवस के अंदर ही काम करता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के कॉर्नर से आपके सिलेक्शन को अज्यूम करेगा फोटोशॉप। फिर से कॉपी करते हैं, फिर से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाते हैं, Ctrl+V। अब ये याद रखिएगा लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर बना रखी थी, इसलिए जो हमने पेस्ट करा वो उसके अंदर चला गया था, लेकिन इस बार जो हमारी लेयर थी उसमें ऑलरेडी कुछ पिक्सल्स थे, इसलिए जब मैंने पेस्ट करा Ctrl+V तो फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर बनाई और उसके अंदर उसको पेस्ट कराए, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपना मूव टूल लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा मूव करते हैं। तो ये दो थी जिनको हम अभी वहाँ से कॉपी करके लाए हैं। ऑल्दो मैं ये चीज़ आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, ये तरीका सही नहीं होता है कॉपी एंड पेस्ट करने का। आगे आने वाले वीडियोस में जब हम मैनिपुलेशन या कोई दूसरी चीज़ करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनली किस तरीके से इमेजेस को लाया जाता है और ये तरीका क्यों सही नहीं होता। फिलहाल अगर आप बिगिनर हैं तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी बेटर तरीके से माउस की हैंडलिंग प्लस टूल्स की हैंडलिंग का आइडिया देगी। तो मैं इसके लिए इन दोनों लेयर्स को ऑफ करता हूँ, एक ब्लैंक लेयर बनाता हूँ और रेक्टेंगुलर मार्की लेते हैं हमारा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है एक तरीके से एक चेस का पैटर्न बनाने की। चेस बोर्ड में रेक्टेंगल्स नहीं होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, और इसमें अगर हम स्क्वायर बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं साइड में बॉक्स है, W&H, विड्थ और हाइट दिखा रहा है जो हमें, लेकिन हमें उतना ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली कीबोर्ड में शिफ्ट की प्रेस करनी है और जो हमारा अब टूल है वो एक स्क्वायर ही बनाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा सा स्क्वायर बनाने के बाद इसके अंदर अब हमें ब्लैक कलर फिल करना है। ब्लैक कलर हमारा फोरग्राउंड में आए उसके लिए शॉर्टकट है D, जिससे हमारे डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फोरग्राउंड में ब्लैक कलर आ चुका है। अब सिंपली ऑल्ट एंड डिलीट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपके स्क्वायर में ब्लैक कलर आ जाएगा इसके बाद आपको जो आपका सिलेक्शन है इसको रिमूव कर देना है। अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो आप सेम लेयर पे वर्क करते जाएंगे। एक बार दिखाने के लिए हमें इस पर्टिकुलर स्क्वायर को, क्योंकि अब हमें जो हमारा स्क्वायर होगा ब्लैक कलर का, इसका साइज सेम रखना है। तो इसका सिंपल तरीका होता है, अपना मूव टूल ले लीजिए सबसे पहले
और इस स्क्वायर को डुप्लीकेट करने के लिए कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करिए, अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाइए और आप इस तरीके से उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने सिलेक्शन को मूव नहीं करा, इस वजह से ये पूरा काम एक ही लेयर में बनता चला जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी एक लेयर में काम नहीं करना होता फोटोशॉप के अंदर। तो इसको Ctrl+Z करते हैं, अंडू, और जो हमारा सिलेक्शन है इसको रिमूव करते हैं, Ctrl+D, फिर से ऑल्ट प्रेस करते हैं। और ये जो मैजेंटा कलर की लाइंस हैं ये होती हैं हमारी स्मार्ट गाइड्स, जो आपको बताती हैं कि आपका जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है वो इस वक्त कौन सी पोजीशन पर है। तो जैसे ही आप एक सही पोजीशन पे आएंगे आपकी स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड कर देंगी और वहाँ पे जाके आप ड्रॉप कर सकते हो। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया। अब यहाँ पे एक इस सीरीज़ में जाने की जगह मैं इसको ऊपर रखूँगा और फिर मैं उसका भी रीज़न बताऊँगा। देन थोड़ा सा पैनिंग करते हैं और इसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए आप डिफरेंट जो हमारे स्क्वायर्स हैं वो बनाते चले जाएंगे। और कोई भी अगर आपसे ज़्यादा गलती से मूव हो जाए तो याद रखिएगा उस टाइम पे ऑल्ट छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज 2 स्क्वायर बन जाएंगे वहाँ पे भी। लास्ट में कोई एक ऐसा स्क्वायर होगा जो हो सकता है आपके पूरे आर्ट के कैनवस के अंदर नहीं आए। उसका रीज़न ये होगा क्योंकि हमने स्क्वायर का जो साइज़ है प्योरली डिवाइड करके नहीं बनाया था हमारे विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हो सकता है आपके केस में भी कुछ पर्टिकुलर स्क्वायर्स होंगे जो आपके आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द कैनवस जा रहे हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डिज़ाइन मेंटेन रखना है। अगर वो कट भी होता है तो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ऊपर तक का डिज़ाइन बन चुका है और यहाँ पे हमारी सारी लेयर्स भी आ चुकी हैं। तो अब हमें हमारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए हमारा जो पहला स्क्वायर था सबसे टॉप में जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और लास्ट वाले स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी लेयर्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। या दूसरा तरीका हमारे पास होता है, हमारा जो मूव टूल है उसमें ऑटो सेलेक्ट ऑन होना चाहिए। और याद रहे ऑटो सेलेक्ट के अंदर भी लेयर्स वाला जो पॉइंट है ये ऑन होना चाहिए। अब जब मैं इसमें क्लिक एंड ड्रैग करूँगा इस तरीके से तो आप देख सकते हैं हमारी सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी जो भी स्क्रीन पे विजिबल होंगी। और उस वक्त मेरे क्लिक एंड ड्रैग में जो हमारा मार्क ही बन रहा था सिलेक्शन का उसके अंदर आ रहे थे। तो आप देख सकते हो वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं और ये मूव टूल के साथ करना होता है। अब सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। आप ऑल्ट प्रेस करके, क्योंकि सारी लेयर सेलेक्टेड है तो आप ऑल्ट प्रेस करके किसी को भी मूव करेंगे तो सारे एक साथ मूव होंगे। बस कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के रखिएगा जिससे वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे। और जैसे आप क्लिक छोड़ेंगे हमारा ऊपर का जितना भी हमने सेलेक्ट करा हुआ था पार्ट वो सारा डुप्लीकेट हो जाएगा एक साथ। अब अगेन सबको सेलेक्ट करते हैं, फिर से ऑल्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं। सेकंड टाइम में शायद इतने में हो जाना चाहिए। और अब हमें बस एक लाइन और चाहिए और वो जो लाइन है वो इस वाले ग्रुप से होनी चाहिए। फिर से ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके और ये बन गया हमारा पूरा पैटर्न जो हम बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करते हैं हम अपने लेयर्स के अंदर। तो हमारे लेयर्स में सबसे टॉप लेयर को हमने सेलेक्ट करा और सबसे लास्ट में जो हमारा पैटर्न का है उसे सेलेक्ट करा एंड देन Ctrl+G। जैसे ही Ctrl+G करेंगे ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया चेस्ट पैटर्न। याद रखिए लेयर्स को मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक अच्छी हैबिट होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। देन ये जो 2 एग्जांपल थे हमारे, इन दोनों को भी सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+G। ये हमारे कॉपिंग के थे, कॉपिंग विद रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मैंने इसमें ग्रुप के अंदर जो लेयर्स थी उनको ऑन कर दिया है और ग्रुप को ऑफ कर दिया है। तो इससे ये होगा जब हमारा ग्रुप बंद भी होगा अगर हमें देखना होगा तो हम सिंपली ग्रुप ऑन करेंगे और हमारी लेयर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, मैं चेस्ट पैटर्न वाले ग्रुप को भी बंद कर देता हूँ अभी। अब सपोज करिए कि जितना भी हमने अभी तक ये लेयर्स बनाई हैं तो चेस्ट वाले में बहुत सारी लेयर्स बनी है। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सपोज करिए आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया, मान लीजिए यही पैटर्न था हमारा, और अब आपने डिसाइड करा कि इसमें से कुछ ऐसे स्क्वायर्स होंगे जिनका कलर आपको चेंज करना है। लेट्स से दिस वन। तो आप देख सकते हैं मैंने मूव टूल से ऑटो सेलेक्ट ऑन था एंड लेयर था यहाँ पे। तो जैसे ही उस लेयर पे क्लिक करा वो लेयर हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है जो सबसे नीचे आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये वो लेयर है जिसमें हमने क्लिक करा था।
अगर आपको इस पर्टिकुलर स्क्वायर का कलर चेंज करना है और ये आपने अगर एक ही लेयर में सारे स्क्वायर बनाए होते तो आपको फिर से इसका सिलेक्शन लेना पड़ता, लेकिन अभी जो केस है इस केस में हमें इसका सिलेक्शन नहीं लेना होगा। हम सिंपली इसके थंबनेल पे कंट्रोल प्रेस करके एक बार क्लिक करेंगे और इसका सिलेक्शन अपने आप आ जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है जब आप चीज़ों को इंडिपेंडेंट लेयर में काम करते हैं तब। अब यहाँ पर सिंपली हम जो भी कलर डालना चाहते हैं कलर चूज़ करके, और अगर आपने फोरग्राउंड कलर चेंज किया है तो ऑल्ट एंड डिलीट। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं कि हमने उसका कलर चेंज कर दिया है। जो थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया था तो थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड फॉर्म में। अब फिर से कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव करने के लिए, एंड इसी फॉर्म में आपको, तो ये जो चेस्ट पैटर्न वाला था ये देखने में बहुत सिंपल लगता है और है भी काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है ये एक तरीके से सिर्फ आप माउस को लेकर यूज टू हो जाएं, प्लस आपको शॉर्टकट्स के साथ काम करने की थोड़ी सी हैबिट हो जाए, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अब हम रेक्टेंगुलर मार्की में आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो रेक्टेंगुलर मार्की में अगर आप ऑप्शन बार में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये एक पार्ट मिलेगा होम का, याद रखिएगा होम में हम हमारी होम स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल हमें होम स्क्रीन पे नहीं जाना था। देन हमारे पास ये आता है एक शेप का, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मार्की है तो ऑब्वियसली इसमें एक ही शेप होती है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपको कोई भी फोटोशॉप की तरफ से एडिशनल प्रीसेट नहीं मिलता। अगर आपने डाला होगा, आपको पता होगा वो क्या होते हैं, तो आपको वो यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहे होंगे और आप यहाँ से उन्हें लोड कर सकते हैं, लोड टूल प्रीसेट। इसके बाद आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। ये जो 4 ऑप्शन होते हैं इनमें सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब होता है, जो हमने देखा था, अगर स्क्रीन पे कोई सिलेक्शन बना हुआ है और आप एक नया सिलेक्शन बनाते हैं तो हमारा पुराना सिलेक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और नया सिलेक्शन उसकी जगह पे दिखने लगता है। तो आप जितनी बार भी ऐसा करेंगे उतनी बार आप देखेंगे आपका पुराना सिलेक्शन चला जाता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो आपको सिलेक्शन बनाना है वो आपको आपके सिलेक्शन के बाहर से बनाना होता है। ऐसा मत करिएगा कि सिलेक्शन के अंदर क्लिक कर दें, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन को मूव करेगा। सिलेक्शन के अंदर क्लिक करना। देन इसके बाद हमारे पास आता है एक ऐड टू सिलेक्शन। तो ये जो ऑप्शन है ये होता है ऐड टू सिलेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं 2 रेक्टेंगल आपस में ऐड हो रहे हैं। अब ऐड होने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो एक आपने रेक्टेंगल बना रखा है और आप एक दूसरा रेक्टेंगल बना दें और ये दोनों रेक्टेंगल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। जैसा आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप है। तो ये जो गैप आ गया, ये गैपिंग हो गई हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका होता है आप अपने सिलेक्शंस को इस तरीके से ऐड कर रहे हैं कि आपके सिलेक्शन आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो नया एरिया होगा सिर्फ वो सिलेक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि जो पुराना एरिया है वो ऑलरेडी बाकी के दोनों सिलेक्शंस में चल रहा था, इसलिए आपको यहाँ पे वो लाइनें दिखाई नहीं देंगी। इसका ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से आप चाहें तो जितना कॉम्प्लेक्स उतना कॉम्प्लेक्स आप इसे बना सकते हैं। अब आप इसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। और ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा चला गया हमारा, यहाँ पे भी थोड़ा सा रह गया। तो अगर मैं इसको कोई डिज़ाइन बना रहा होता पर्टिकुलर तो मैं उसका ध्यान देता, बट फिलहाल इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसी फॉर्म में आप जितना चाहें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या एरिया सेलेक्ट हुआ है तो उसके लिए मैं एक बार ऑल्ट एंड डिलीट करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं जिस एरिया में फोरग्राउंड कलर फिल हुआ है ये वो सिलेक्शंस हैं जो हमने बनाए थे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन 1। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं। तो मैंने ये लेयर को नाम दे दिया है। अब एक और ब्लैंक लेयर बनाते हैं हम फिर से। अब आप देखेंगे ऊपर जो हमारा ऐड टू सिलेक्शन था इसके साइड में एक और है जो है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के केस में आप जब क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, अब ये ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में आप किसी सिलेक्शन के अंदर बनाते हैं, इसे सिलेक्शन के बाहर नहीं बनाते। अब ये जो 2 हमने रेक्टेंगल बनाए अभी ये हमारे पुराने, यहाँ पे आपको जो ये ब्लैक पार्ट मिल रहा था इन दोनों के अंदर से माइनस हो गया ये पार्ट। तो उसमें अगर मैं कलर फिल करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये दोनों अंदर से इस बार वाइट आए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सिलेक्शन वाला पार्ट था वो हमने रिमूव कर दिया था। इसको थोड़ा और सिंपल वे में दिखाने के लिए एक बार सिलेक्शन रिमूव करते हैं, हम एक और न्यू लेयर बनाते हैं। अभी मेरा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कर्सर है उसमें माइनस का साइन नहीं आ रहा है। माइनस का साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी स्क्रीन पे कोई भी सिलेक्शन नहीं है। तो जब तक एक सिलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तब तक आपके ये जो ऑप्शंस हैं ये वर्क नहीं करते हैं बाकी के।
तो अब आप देख सकते हैं अब कर्सर पे माइनस का साइन आ रहा है। अब अगर मैं एक नया सिलेक्शन बनाता हूँ सपोज इतना बड़ा, लेकिन याद रखिए ये दोनों सिलेक्शन आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो जो दूसरा सिलेक्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा। सिमिलर फॉर्म में अब मैं ये सिलेक्शन बनाता हूँ। अब ध्यान रखिएगा जितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है इतना पार्ट माइनस हो जाएगा हमारे पुराने वाले सिलेक्शन से। तो इसी तरीके से अगर आपको कट्स बनाने हो आपके किसी सिलेक्शन के अंदर तो आप वो इस तरीके से सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करके बना सकते हैं। तो अभी मैं कुछ रैंडम यहाँ पे सिलेक्शन कट्स लगाता हूँ और अब ऑल्ट एंड डिलीट। तो अब यहाँ पे जो कलर है वो हमारे उस एरिया में फिल हुआ है जो एरिया हमारा माइनस करने के बाद बचा था। अगेन कंट्रोल डी करता हूँ, सिलेक्शन रिमूव करता हूँ, एक और न्यू लेयर बनाते हैं और लेयर्स की नेमिंग करते जाते हैं। सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का पहला एग्जांपल था ये, देन सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का दूसरा, और अब हम देखते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन जो होता है इंटरसेक्ट। तो अब इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के केस में हमारे सिलेक्शन का जो कॉमन पार्ट होगा या ओवरलैपिंग पार्ट होगा, ऐसा पार्ट जो आपस में टच कर रहा होगा, सिर्फ वो पार्ट बचेगा, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। अब इंटरसेक्ट वाला जो हमारे आता है ऑप्शन, इसका यूज़ नॉर्मली बहुत कम होता है, बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं कि आपको इंटरसेक्ट का यूज़ करना पड़े। स्टिल एक ऑप्शन है तो हमें पता होना चाहिए वो। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों का इस्तेमाल शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिलेक्शन बनाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन में ऐड करना है तो आपको शिफ्ट दबा के रखना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐड टू सिलेक्शन ऊपर ऑन हो चुका है अपने आप और हमारे कर्सर पे प्लस का सिंबल आ गया है। तो अब मैं अगर क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो हमारा जो नया सिलेक्शन होगा वो हमारे सिलेक्शन में ऐड होता चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपको माइनस करना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके रखना है और आप देखेंगे हमारा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑन हो चुका है। तो अब हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करने में ये हमारा सिलेक्शन का पार्ट है जो माइनस होता जा रहा है। अब देन लास्ट था हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए आपको शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को दबा के रखना है। दोनों को दबाने के बाद जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो जितना ओवरलैपिंग पार्ट होगा सिर्फ वो बचेगा और बाकी सब चला जाएगा। ऑप्शन बार में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फेदर। फेदर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार हम हमारे फोटोग्राफी वाले डॉक्यूमेंट में जाते हैं। फेदर हमारे सिलेक्शन के एजेस को सॉफ्ट कर देता है। अगर हम फेदर को टेक्निकली डिफाइन करें तो फेदर हमारे सिलेक्शन की एजेस से सेंटर की तरफ ट्रांसपेरेंसी का ग्रेडियंट डालता है, जो आपको बताना होता है कि वो ग्रेडियंट कितने पिक्सेल्स का होगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए अब मैं एक सिलेक्शन बनाता हूं पहले, और इस सिलेक्शन को हम सिंपली डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल जे। डुप्लीकेट करने के बाद अगर मैं ओरिजिनल को हाइड करता हूं तो आप देख सकते हैं जो हमारी डुप्लीकेट लेयर बनी है इसकी जो एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। अब सेम टास्क को एक बार दोबारा ओरिजिनल ऑन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब मैं फिर से एक और सिलेक्शन बनाता हूं। इस बार सिलेक्शन में हम फेदर ऐड कर देते हैं और सपोज मैं एक हाई वैल्यू का फेदर ऐड करता हूं 30 पिक्सल। हाई वैल्यू का इसलिए कर रहा हूं जिससे रिकॉर्डिंग में ईजिली दिखाई दे कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है हमारे सिलेक्शन के ऊपर। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हम सिंपली अगर इसको डुप्लीकेट करते हैं और मैं ओरिजिनल अगर ऑफ करता हूँ, अब यहाँ पे आप डुप्लीकेट में डिफरेंस देख सकते हैं। इस वाले डुप्लीकेट में जो एजेस हैं वो एकदम क्लियर कट नहीं है, उनमें एक सॉफ्टनेस आई है और यही सॉफ्टनेस अगर हमें कभी भी हमारे इमेज में चाहिए होती है तो उसके लिए हम फेदर का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैंने जो फेदर की वैल्यू ली है मैंने काफ़ी हाई ली है एग्जाम्पल के में दिखाने के लिए बस। ऑल्दो इतनी हाई हम लेते नहीं है, ये डिपेंड करता है आप क्या टास्क कर रहे हो। तो फेदर एक सिचुएशनल क्वांटिटी होती है, आपको देखना होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है ये। ऑप्शन बार में अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एंटी एलियस का। एंटी एलियस रेक्टेंगुलर मार्की टूल के केस में आप देख सकते हैं म्यूटेड होता है, जिसका मतलब है हम इसको हमारे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में यूज नहीं कर सकते। एंटी एलियस वो प्रॉपर्टी होती है जिससे आप आपके कर्व सिलेक्शंस को स्मूथ बना सकते हैं
और कर्व सिलेक्शन हमें मिलेगा हमारे इलिप्टिकल मार्की में या फिर हमारे फ्री हैंड टूल्स जो होते हैं जैसे लासो। इसलिए एंटी एलियस आपको इलिप्टिकल मार्की और लासो टूल्स में मिलता है। तो इसको दिखाने के लिए एक बार मैं टूल चेंज करता हूँ और इलिप्टिकल मार्की लेता हूँ। फुल स्क्रीन होते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एंटी एलियस ऑन होता है, तो मैं इसको सबसे पहले ऑफ करता हूँ और एक सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पे एंड इसको मैं सिंपली डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो इस केस में हमारा जो एंटी एलियस है वो ऑफ था। अब मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है, एक दूसरा सिलेक्शन बनाते हैं और फिर से इसका डुप्लीकेट करते हैं। अगर मैं ओरिजिनल ऑफ करता हूँ तो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा। अब पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि आखिर मैंने कर्व सरफेस में और फ्री हैंड टूल्स में ही क्यों बोला कि हमें एंटी एलियस मिलता है। सबसे पहली चीज़, पिक्सेल्स जो होते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आप कोई सर्कुलर सिलेक्शन बनाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे जो एजेस में पिक्सेल्स आएंगे वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में कट होंगे, वो कभी भी सर्कल फॉर्म में कट नहीं होंगे। तो एंटी एलियस आपकी जो एजेस होती हैं उनको ही ऑटोमेटिकली स्मूथ करने की कोशिश करता है फोटोशॉप। और ये डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत रफनेस आपको दोनों में दिखेगी, लेकिन हमारा जो फर्स्ट वन है जिसमें हमने एंटी एलियस को ऑफ रखा था उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रफनेस दिखेगी। और इसी चीज़ को एक बार थोड़ा और दिखाने के लिए एक न्यू लेयर बनाते हैं लेयर 3 के नीचे। अगर आपको कभी भी एक एक्टिव लेयर के नीचे न्यू लेयर चाहिए तो आप सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करिए और अपने न्यू लेयर आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जो भी लेयर सिलेक्टेड होगी उसके नीचे न्यू लेयर आएगी आपकी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आती है। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ और अब हमारे लेयर 4 में मैं रेड का एक शेड लेता हूँ और इसे फिल कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली इसकी स्मूथनेस अब आपको थोड़ा ज़्यादा इजीली दिख रही होगी। और इसमें जो आपके रफ एजेस थे, क्योंकि पीछे जो रेड कलर है वो दोनों ही इमेजेस में नहीं था, तो इसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादा जो जैगी एजेस हैं उन्हें आप इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्मूथनेस दिख रही है। तो इस स्मूथनेस के लिए हम एंटी अलाइजिंग के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इनको एक बार अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है स्टाइल। स्टाइल ये डिफाइन करता है कि आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं वो किस मेथड से काम करेगा। अब स्टाइलिंग में आपको 3 वैल्यूज़ मिलती हैं। सबसे पहली वैल्यू है नॉर्मल, उसके बाद आपको मिलती है फिक्स्ड रेशियो और फिर फिक्स्ड साइज़। अब नॉर्मल का मतलब है, जैसा कि मैंने अभी रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले रखा है, तो नॉर्मल मतलब है मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा और फिर उसको मैनुअली डिसाइड करूंगा कि मुझे कितनी विड्थ या हाइट चाहिए। क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है जैसे कि फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में अगर आपकी विड्थ और हाइट सेम रेशियो में काम कर रही है 1:1 रेशियो, तो इस केस में जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो टूल है वो एक स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि अगर हाइट और विड्थ दोनों सेम होंगी तो ऑब्वियसली आपका स्क्वायर ही बनेगा। इसी में ही अगर मैं इस रेशियो को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल हमें विड्थ 3 टाइम्स चाहिए और हाइट 1 टाइम्स चाहिए, तो जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो अब आप देख सकते हैं मैं कितना भी क्लिक एंड ड्रैग करूँ, जो विड्थ है वो हमारी हाइट की ट्रिपल रहेगी हमेशा। अगर मैं सिंपली विड्थ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं विड्थ इंक्रीज़ नहीं होगी जब तक हम हाइट इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और जैसे ही हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे ही विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हमें कभी इस तरीके से रेशियो में काम करना हो तो हम यहाँ पे रेशियो सेट कर सकते हैं एंड बीच में जो सिंबल है ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं हाइट ट्रिपल होगी हमारी विड्थ के। और लास्ट वैल्यू आती है फिक्स्ड साइज़। यहाँ पे आपको पिक्सल में साइज़ को पहले ही डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 250 विड्थ और हाइट हम ले लेते हैं अराउंड 350। अब आपको क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना है, आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। तो आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वहाँ से आपका सिलेक्शन बन जाएगा और आपने अब जितने भी हाइट और विड्थ दी होगी उस अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन बनेगा। ऑप्शन बार में अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है सेलेक्ट एंड मास्क का। बट सेलेक्ट एंड मास्क को करने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ हमारे जितने भी सिलेक्शन टूल्स और सिलेक्शन मेथड्स होते हैं उन सब से रिलेटेड। तो उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है, मैं उसको एक बार ओपन करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में मैंने 2 सेपरेट चीज़ों में डिवाइड करा है टॉपिक को। एक है हमारे सिलेक्शन टूल्स और दूसरा है हमारा सिलेक्शन मेथड्स। सिलेक्शन टूल्स में हमारे जितने भी टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले 4 टूल हमारे आते हैं मार्की टूल,
देन उसके बाद जो 3 टूल आते हैं वो आते हैं हमारे लासो टूल, और उसके बाद जो 3 टूल आते हैं वो है हमारे स्मार्ट सिलेक्शन टूल, और इसी में लास्ट में पेन टूल है जिसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में रखा हुआ है। पेन टूल को मैंने कर्ली ब्रेसेस में इसलिए रखा है क्योंकि पेन टूल एक एडवांस मल्टीपर्पज टूल है। पेन टूल ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ करें, लेकिन हाँ पेन टूल से भी हम सिलेक्शन बना सकते हैं, और इसीलिए पेन टूल हमारे इस वीडियो के टॉपिक में नहीं आता। इस वीडियो के टॉपिक में हमारे सिर्फ ये टूल्स आते हैं। बाकी जो सिलेक्शन मेथड्स हैं इनमें से कुछ सिलेक्शन मेथड हमारे इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे, बाकी के सिलेक्शन मेथड्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास हर टूल और हर मेथड एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि अगर हम मार्किंग टूल्स की बात करें तो ये हमारे सबसे सिंपल कैटेगरी के सिलेक्शन टूल्स होते हैं। इसके बाद जो हमारी लासो कैटेगरी आती है, लासो कैटेगरी कहीं ना कहीं एक मीडियम कैटेगरी के सिलेक्शन टूल्स में आते हैं, और हमारे स्मार्ट सिलेक्शन टूल्स हमारे एडवांस कैटेगरी में आते हैं, और फिर एडवांस कैटेगरी में हमारा पेन टूल रहता है, प्लस इसके अलावा सिलेक्शन मेथड्स रहते हैं। जैसे कि अगर सिलेक्शन मेथड्स की बात करें, हमारे पास कुछ सिलेक्शन मेथड्स होते हैं जो सिंपल कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेक्शन मेथड्स होते हैं जो हमारे मीडियम कैटेगरी में आते हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है सेलेक्ट एंड मास्क, ये भी एक मीडियम कैटेगरी का सिलेक्शन मेथड है। उसके बाद हमारा एडवांस कैटेगरी का सिलेक्शन मेथड आता है। इतने सारे टूल्स और मेथड्स होने की वजह से काफ़ी बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि कौन सा टूल सबसे बेस्ट है या कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्टैंडर्ड रिप्लाई की बात करूँ तो एक स्टैंडर्ड रिप्लाई जो आप किसी भी सीनियर ग्राफिक आर्टिस्ट से पूछेंगे तो हर कोई आपको यही बताएगा कि आपकी इमेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा टूल या मेथड उस इमेज के लिए सबसे बेस्ट रहेगा सिलेक्शन बनाने के लिए। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आंसर है और ये एकदम सही भी है। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो सवाल है कि सबसे बेस्ट सिलेक्शन टूल, द बेस्ट सिलेक्शन टूल, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक सेंटेंस ही गलत है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहली चीज़, ये जो बेस्ट होता है, बेस्ट एक लिविंग चीज़ हो सकती है, जैसे कि आप, मैं, एक ह्यूमन बेस्ट हो सकता है, बट आप एक नॉन लिविंग चीज़ को बेस्ट नहीं बोल सकते। कोई टूल, कोई मेथड या फिर कोई सॉफ्टवेयर ये कभी बेस्ट नहीं हो सकता। ये यूज़ करने वाले के ऊपर होता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस करी है और वो कितना उसमें बेस्ट बन चुका है, वो कितना बेटर तरीके से उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या टूल को हैंडल कर पा रहा है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला तो ऑब्वियस है कि आपकी इमेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना है। सेकंड होता है कि आपने उस टूल की प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। जैसे इमेजिन करते हैं कोई ऐसी इमेज है जिसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाने के लिए आपको चैनल मास्किंग और लासो टूल का यूज़ करना होगा। पर सपोज करते हैं कि आपने चैनल मास्किंग और लासो दोनों की ही प्रैक्टिस नहीं करी है। तो अगर आपने इन दोनों की प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो ऑब्वियसली अगर आपको पता भी हो कि कौन सा मेथड और टूल यूज़ होगा, उसके बाद भी आप कोई ज़्यादा खास आउटपुट दे नहीं पाएंगे उस काम में। आपको फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आप यही बोलेंगे कि ये तो बेस्ट टूल या मेथड नहीं था इस इमेज के लिए। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप उस पर्टिकुलर टास्क को मल्टीपल टूल्स से इमेजिन कर पाएंगे और कर भी पाएंगे। एंड ऑब्वियसली आपकी प्रेफरेंस वो टूल रहेगा जिस टूल की आपको सबसे ज़्यादा हैबिट होगी, आपने सबसे ज़्यादा जिस टूल की प्रैक्टिस करी होगी, आप हमेशा उसे ही प्रेफर करेंगे। ये एक पर्सनल ओपिनियन हो जाता है फिर एज एन आर्टिस्ट आपका। प्रैक्टिस के पॉइंट पे एक और चीज़ आती है। प्रैक्टिस 2 तरीके से होती है। पहली प्रैक्टिस होती है आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट प्रैक्टिस। अगर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस की बात करें तो डायरेक्ट प्रैक्टिस होती है, सपोज करिए आपने यूट्यूब में कोई इमेज मैनिपुलेशन का वीडियो देखा या कोई भी आपने एडिटिंग का वीडियो देखा और उसके बाद आपने उस वीडियो को आपने खुद करके देखा अपने फोटोशॉप में, तो ये चीज़ होती है आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस। तो डायरेक्ट प्रैक्टिस में आपको पता होता है आउटपुट क्या आएगा और आपको ये भी पता होता है कि आउटपुट कैसे आएगा। जब आप उसे करते हैं तो आपका एक गैप होता है आपको समझने का कि फोटोशॉप में काम होगा कैसे और उस काम को करने का। तो जब आप उस काम को खुद से करते हैं तो आपका ये गैप थोड़ा कम होता जाता है और इसी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जाती है फोटोशॉप की, प्लस आपकी वर्किंग भी और ज़्यादा बेटर होती जाती है। सेकंड जो तरीका आता है वो होता है इनडायरेक्ट प्रैक्टिस का। इनडायरेक्ट प्रैक्टिस आपकी जो बाकी की स्किल्स होती हैं जिनका डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, जैसे कि पेशेंस लेवल हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, इनडायरेक्ट प्रैक्टिस उन चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती है और उन चीज़ों को इम्प्रूव करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना पुराना डॉक्यूमेंट एक बार दोबारा ओपन करता हूँ।
तो अभी तक हमने सिर्फ रेक्टेंगुलर मार्की टूल देखा है। अगर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल लें और मैं आपको कहूं कि आपको इस पूरे कप का सिलेक्शन निकालना है, क्योंकि आपको प्लस और माइनस करना आता है, तो आप इस तरीके से इसका सिलेक्शन लेंगे। अब आपको जहां से माइनस करना है आप माइनस करते जाएंगे। ये होती है इनडायरेक्ट प्रैक्टिस। और इसी तरीके से आपको धीरे धीरे माइनस करते जाना है। जहाँ पे ये थोड़ा सा रहेगा वहाँ पे आपको धीरे धीरे ऐड करना होगा वापस। कितना ऐड करना होगा ये आपको हर बार ऐड करके या माइनस करके चेक करना होगा कि कितना ऐड और माइनस करना है। तो ये चीज़ है हमारी इनडायरेक्ट प्रैक्टिस। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपको दो तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहले ये आपको एक शेप को स्टडी करने का मौका देती है कि वो शेप आखिर कैसे काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं, आपको इलिप्टिकल मार्की का भी यूज़ करना होगा। जैसे कि इलिप्टिकल मार्की अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर शेप को माइनस करने के लिए। तो पहले तो मैं माइनस कर देता हूँ और अब हम इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इस फॉर्म में इस कप के इस शेप को निकाल सकते हैं। तो यही तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेथड आपके पेशेंस लेवल को इम्प्रूव करता है, प्लस आपके शेप के जो फॉर्मेशंस होते हैं वो आपके माइंड में एकदम क्लियर कर देता है। इसके अलावा प्लस और माइनस आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन में प्लस और माइनस कैसे होता है। ऑल्दो अब ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसका कोई भी डायरेक्ट रिजल्ट आपकी डिजाइनिंग के ऊपर नहीं आएगा, बट ये जो चीज़ें इंप्रूव कर रहा है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपका पेशेंस इंप्रूव करेगा, प्लस आपकी शेप्स की स्टडी को इंप्रूव करेगा। ये आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लीजिए और उनको सिर्फ रेक्टेंगल और इलिप्टिकल मार्की से उनके सिलेक्शन को इम्प्रूव करते जाइए, प्लस और माइनस करके। तो यहाँ पे मेरे इस एक्सरसाइज को बताने का फंडा सिर्फ इतना ही है कि अगर आप पेशेंस की एक्सरसाइज भी फोटोशॉप में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आपको डिज़ाइनिंग में ही पेशेंस रखने की एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। प्रैक्टिस की बात पर एक लास्ट पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं। ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जब भी वो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करें या फिर स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो म्यूज़िक ऑन कर लेंगे, गाने सुनते रहेंगे या फिर वो एनीमे देख रहे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाने सुनना या एनीमे देखना गलत है। आप देख सकते हैं मेरा खुद का वॉलपेपर एक एनीमे कैरेक्टर है जिसे एक आर्टिस्ट पवन शर्मा ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एनीमे देखने से मना कर रहा हूँ, एनीमे देखना एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर पॉइंट ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे कोई और काम आप साथ में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपका एक सेकेंडरी टास्क है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब भी आपको कोई ऐसा काम करना होगा जो आपकी मजबूरी है, जो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है, जो म्यूजिक की फॉर्म में हो सकती है या फिर कोई भी ऐप है जो आप यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए अगर आपको घर पे बोला जाए कि आपको गमलों में पानी डालना है या गाड़ी धोनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने हेडफोन्स लेंगे। आप गाड़ी धोने के लिए कपड़ा नहीं ढूंढेंगे, आप सबसे पहले अपने हेडफोन ढूंढेंगे। या फिर आपको अगर या गमलों में पानी डालने का जो बोला उसमें भी सबसे पहले आप हेडफोन देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि पाइप या जिससे पानी डालना है वो कंटेनर कहाँ पर है, वो सब नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप अपना फोन देखेंगे, हेडफोन देखेंगे, गाने सुनना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप वो टास्क के बारे में सोचेंगे। तो मैं इसलिए यही बताना चाह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस है उसको कभी भी सेकेंडरी टास्क मत बनने दो। प्रैक्टिस आपका प्राइमरी टास्क होना चाहिए। और बाकी जो गाने सुनने और एनीमे का हुआ, इनके लिए आप एक डेडिकेटेड टाइम रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी कर रहे हो आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर आप गाने भी सुन रहे हो लेकिन आप रिलैक्स ही नहीं हो पा रहे हो, तो गाने सुनने का कोई पॉइंट नहीं रह गया। जैसे अगर मैं गानों की बात करूँ तो गाने आप दो रीजन से सुनते हो। एक तो म्यूजिक के लिए, आपको म्यूजिक बीट्स पसंद हो, या फिर आपको लिरिक्स पसंद होते हैं। लेकिन अगर आप उन दोनों चीज़ों पर ही फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको तो फिर प्रैक्टिस का भी ड्रामा करना है, रिलैक्स तो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करो और उसके बाद रिलैक्स होने के लिए आप गाने सुनो या एनीमे देखो। और ये चीज़ आप चाहे तो नोटिस भी कर लेना, आप कभी भी कोई भी दो ऐसे टास्क एक साथ नहीं करोगे जो दोनों टास्क आपको पसंद है। एग्जाम्पल के लिए आप गेम खेलना और एनीमे देखना एक साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों में फोकस चाहिए होता है। अभी आप एक लर्निंग स्टेज पर हो, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं, और हमारा टॉपिक चल रहा था अभी सेलेक्ट एंड मास्क का। तो सेलेक्ट एंड मास्क के लिए अभी जो मैंने इमेज ली है आपको दिखाने के लिए, वो ये इमेज है। अब नॉर्मली होता ये है, फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है और आपकी इमेज में जिसका आपको सिलेक्शन निकालना है, उस पर्टिकुलर इमेज में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बनाता है। इस केस में जैसा आप देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट के हेयर हैं
और ऐसे ही आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं और उन इमेजेस में हो सकता है कोई एनिमल हो जिसके फर हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपको किसी पर्सन का या किसी एनिमल का सिलेक्शन निकालना होता है, ज़्यादातर टाइम जब भी आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं उस केस में आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोफेशनली फोटोशूट होता है। और फोटोशूट में हम ध्यान रखते हैं कि जो कलर आपके बैकग्राउंड में है वो कलर आपके सब्जेक्ट के ऊपर नहीं हो। इस अकॉर्डिंग फोटोशूट किया जाता है जिससे कि सिलेक्शन इजीली बनाया जा सके। इसीलिए आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर ऐसी जितनी भी वीडियोस होती हैं जिनमें आपको फर और हेयर का सिलेक्शन निकालना बताया जाता है, इन सब में आपका बैकग्राउंड एक सॉलिड बैकग्राउंड होता है और उसके आगे आपका सब्जेक्ट होता है। एंड नॉर्मली सब्जेक्ट के ऊपर जो कपड़े होते हैं या कोई भी ऐसा प्रॉप जो सब्जेक्ट यूज कर रहा होता है वो हमारे बैकग्राउंड के कलर से मैच नहीं करता। ऑल्दो इस केस में क्योंकि मैं एक रॉयल्टी फ्री वेबसाइट से इमेज का यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ज्यादातर इमेजेस में हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा मिक्स हो सकता है। सेलेक्ट एंड मास्क का यूज करने के लिए हमें किसी भी सिलेक्शन टूल को लेना होगा। मैं फिर से रेक्टेंगुलर मार्क ही लेता हूँ और आप देखेंगे हमारे ऑप्शन बार में लास्ट ऑप्शन होता है सिलेक्ट एंड मास्क। तो जैसे ही हम सिलेक्ट एंड मास्क में क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन चेंज हो जाएगी और सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में होंगे सिलेक्ट एंड मास्क के टूल्स, जो टूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इन टूल्स को अगर हम देखें, सबसे पहला है क्विक सिलेक्शन टूल। ये अभी मैंने बताया नहीं है, तो ये टूल मैं उसी टाइम पे बताऊंगा जब हमारे इस वीडियो के सीक्वेंस में आएगा। इसके बाद आता है रिफाइन एज ब्रश टूल। रिफाइन एज का काम मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। देन इसके बाद हमारा सिंपल ब्रश टूल आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी अभी हमने करा नहीं है, ये भी हमारा अभी आगे आएगा। देन लासो की 2 कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी और लासो भी मैं अभी बाद में ही बताऊंगा वीडियो में। इसके बाद हैंड टूल है और जूम टूल है, ये दोनों ही मैं पहले बता चुका हूँ पुराने वीडियोज में। तो अब देखना शुरू करते हैं। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमें प्रॉपर्टी पैनल मिलता है और इस प्रॉपर्टी पैनल में आपके पास सबसे पहले डिफरेंट व्यू मोड्स आते हैं, जिसमें मेरा अभी हाई क्वालिटी प्रीव्यू ऑन है। आप चाहें तो इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके हार्डवेयर पे। इसके अलावा अगर आप शो एजेस करते हैं और कोई सिलेक्शन अगर बनाया होगा तो आपको उसकी एजेस दिख रही होंगी, या फिर अगर आपको सिर्फ ओरिजिनल देखना है, लेकिन ये दोनों ही तब काम करेंगे जब आपने कोई सिलेक्शन बना लिया होगा। अब सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऑप्शन बार में सिलेक्ट सब्जेक्ट पर। सिलेक्ट सब्जेक्ट आपके हार्डवेयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब आप नोटिस करेंगे हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ओपेक है। अब ये ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक बार है ट्रांसपेरेंसी का, तो मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ अराउंड 80, तो अभी 85% कर दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट हमें अलग दिख रहा है और पीछे का बैकग्राउंड हमें पता चल रहा है क्या क्या रिमूव हुआ है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे आप देखेंगे पैरों के पास इसका जो फीट है वो सिलेक्शन के अंदर नहीं आया, और इसी तरीके से थोड़ी बहुत और यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमें देखना होगा जूम करके। तो उससे पहले हम अपने व्यू मोड में आते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो व्यू के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहला है अनियन स्किन। अनियन स्किन का रिजल्ट ऐसा ही होता है जैसा आपको अभी यहाँ दिख रहा है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपको ओपेक दिखता है और आपका जो भी बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जिस तरीके से एक अनियन में स्किन्स होती हैं, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है। देन अगर आपको आपका सिलेक्शन देखना है उस केस में आप क्लिक कर सकते हैं मार्चिंग आर्ट्स में। तो जैसे ही आप मार्चिंग आर्ट्स करेंगे, अब आपका जो ट्रांसपेरेंसी वाला बार होगा वो चला जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपके प्रीव्यू स्क्रीन पर आप सिलेक्शन को देख सकते हैं। ऑल्दो इस केस में सिलेक्शन को देखना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हेयर है, या कभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ निकालनी हो जिस हेयर या फर जैसा कोई सब्सटेंस हो, तो उसमें कभी भी आप मार्चिंग आर्ट्स का यूज़ ना करें, बेटर होगा। इसके अलावा ओवरले आता है। ओवरले में जो आपको मैजेंटा कलर दिख रहा है, ये मैजेंटा कलर आपके सिलेक्शन के अंदर नहीं होता, आपके सिलेक्शन के बाहर हर जगह पे आपको मिलेगा। देन ऑन ब्लैक, तो आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट छोड़ के, आपका सिलेक्शन छोड़ के, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको हल्की सी ब्लैक के टिंट में मिलेंगी। देन आता है ऑन वाइट। ऑन वाइट हर चीज़ को वाइट के टिंट में दिखाएगा, सिर्फ आपके सिलेक्शन को छोड़ के। इसके बाद ब्लैक एंड वाइट आता है, जिसमें आपका सिलेक्शन वाइट होता है और आपका आउटसाइड एरिया ब्लैक होता है। देन ऑन अ ट्रांसपेरेंट लेयर, अगर एक ट्रांसपेरेंट लेयर में आप देख रहे होते हैं, ऑल्दो यहाँ पे ऑन लेयर लिखा है, इसका मतलब यही है कि वो आपको एक डिफरेंट लेयर पे इस सब्जेक्ट को ले जाकर दिखाएगा, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। फिलहाल हम इसको फिर से अनियन स्किन रखते हैं। अब अनियन स्किन के बाद आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं। अगर आपने अगेन कोई कस्टम डाला था तो आपको यहाँ से वो से लोड करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको सेव करना है, जो भी आप नीचे की सेटिंग्स या ऊपर की सेटिंग्स चेंज करते हैं, तो उसे आप सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। ऑल्दो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। अब हम एक बार हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं
और आप चाहें तो जूम टूल ले सकते हैं, या फिर जो मैंने शॉर्टकट बता रखा है पहले से, आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करिए और इसमें क्लिक एंड ड्रैग करिए। तो आप देखेंगे आप जहाँ भी क्लिक एंड ड्रैग करेंगे वो एरिया जूम होना स्टार्ट होगा। अब आप देख सकते हैं ये वो एरियाज है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो हमें क्लियरली दिख भी रहा है। अब सिंपली अपना ब्रश टूल लेते हैं, ब्रश टूल में थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। ब्रश टूल के केस में आप जहाँ पर भी पेंट करेंगे इस तरीके से, तो आप नोटिस करेंगे वो एरिया वापस आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, अभी आपको ब्रश के अंदर प्लस का साइन दिख रहा है, जिसका मतलब है सिलेक्शन को ऐड करना। और आप ऊपर भी देख सकते हैं ऑप्शन बार में प्लस का साइन आ रहा है। इसको अपोजिट करना होगा तो ऑल्ट प्रेस कर देंगे, या फिर आप ऑप्शन बार में माइनस में क्लिक करेंगे तो वो आपके सिलेक्शन को माइनस करना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल मैं इसे प्लस में ही रखता हूँ। इसके भी ऑप्शंस में अगर हम आए तो उसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेते हैं। और अब हमारा जो थंब है इसको वापस निकालते हैं। हमारा फिंगर का सरफेस कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा जो ब्रश है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, इसका मतलब है। तो मैं इसको अराउंड 40 के आसपास, ऑल्ट प्रेस करते हैं माइनस करने के लिए। फिर से साइज कम करेंगे ब्रश का, ऑल्ट प्रेस करके। इसी तरीके से जितने भी हमारी माइनर प्लेसेस हैं उन सब में हमें इसको धीरे धीरे करके प्लस और माइनस करना होगा हमारे सिलेक्शन को। ये चीज़ हम ब्रश टूल के साथ भी कर सकते हैं, या आपको अगर लगता है कि आप कोई दूसरे टूल का यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप यूज़ कर पाएंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लेके जितना भी इसकी बॉडी वाले पार्ट में प्रॉब्लम्स थी उन सबको हील कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें मैं जैसे बता रहा था ब्रश टूल का, मैंने उसका यूज़ करते हुए आप देखेंगे जितने भी एरियाज़ में प्रॉब्लम थी वो सारे एरियाज़ को मैंने क्लीन कर दिया है। लेकिन जितने भी अभी तक मैंने करेक्शंस करे वो सारे करेक्शंस मैंने सिर्फ बॉडी वाले एरिया में करे, जिनको हमें मैनुअली ब्रश टूल का यूज़ करके क्लीन करना होता। अब हमारे पास हेयर वाला पार्ट बचता है, और हेयर को करने से पहले क्योंकि हमने नीचे थोड़ा सा काम करा हुआ है तो इस सिलेक्शन को भी हम पहले एक डिफरेंट लेयर में निकाल लेते हैं। इसके लिए आप देखेंगे हमारे प्रॉपर्टी पैनल में हमारे पास सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है आउटपुट। तो आउटपुट अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन में चल रहा है, इसको आउटपुट में सिलेक्शन में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास होता है न्यू लेयर विद लेयर मास्क। तो जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं न्यू लेयर विद लेयर मास्क और ओके कर देते हैं, अब आप देखेंगे हमारे पास एक न्यू लेयर आएगी जिसमें एक लेयर मास्क लगा हुआ होगा। और आप देख सकते हैं लेयर मास्क में जो एरिया ब्लैक है वो एरिया आपको नज़र नहीं आएगा, और जो एरिया वाइट होता है सिर्फ वही आपको दिखता है। अगर मैं इसमें जूम करता हूँ तो आप देखेंगे बालों में अब काफ़ी हद तक हमें पिंक कलर अभी भी दिख रहा है। बाकी जो बॉडी वाला एरिया है वहाँ से हमने जहाँ पे बॉडी गायब हो रही थी उस सबको रिकवर कर लिया है। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप हमेशा इस तरीके से अपने सिलेक्शन को जितना आप करेक्ट कर लें उतना न्यू लेयर विद लेयर मास्क के तौर पे निकालते जाएं। ये आपके लिए बेटर होगा। इससे आप जितना पार्ट करेक्ट कर चुके होंगे, अगर बाद में कोई गलती भी हो जाती है तो वो चीज़ आपके ओवरऑल सिलेक्शन को इम्पैक्ट नहीं करेगी, और आप जब चाहें तब अपना प्रीवियस वर्जन देख सकते हैं सिलेक्शन का। ये चीज़ आप धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और टाइम के साथ आपको खुद पता चल जाएगा कि अब आपको इस तरीके से ब्रेक करके सिलेक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। ये टाइम के साथ आप समझ जाएंगे। फिलहाल हम इसमें दोबारा जाते हैं वापस। अब ऐसे केस में जहाँ पे आपका ऑलरेडी एक मास्क लगा हुआ है आपकी इमेज में और आपको अब सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन ओपन करना है, तो आप सिंपली अपने मास्क के ऊपर डबल क्लिक करिए, और डबल क्लिक करते ही आपका सेलेक्ट एंड मास्क का प्रॉपर्टी मोड ओपन हो जाएगा। जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे चेंजेस सेम आ चुके हैं पहले जैसे ही। अब हम इसमें जो हमारे सब्जेक्ट के हेयर हैं इनको रिफाइन करेंगे। तो एक बार इसमें जूम करते हैं। अब इसके बाद हम रिफाइनिंग स्टार्ट करने के लिए
ऑल्दो यहाँ पे एक रिफाइन मोड है जिसमें आप देख सकते हैं कि कलर अवेयर और ऑब्जेक्ट अवेयर दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को लेके काम कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट अवेयर रखना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड कलर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आप कलर अवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशनल है। हमारे केस में ऑब्जेक्ट अवेयर ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा रेदर देन कलर अवेयर। अब इसके बाद आती है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन में फोटोशॉप एआई का यूज़ करेगा और आपकी एजेस को और बेटर तरीके से डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इस केस में अगर मैं रेडियस को इंक्रीज भी करता हूँ तो आप यहाँ पे बालों में थोड़ा सा फोकस रखिएगा और आप इस एरिया में थोड़े से चेंजेस को नोट कर पाएंगे। बालों की एजेस में अपना ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ। आप नोटिस करेंगे हमारे सिलेक्शन की एजेस में काफी चेंज आ गया है, स्पेशली हमारे हेयर की एजेस में। यहाँ पर फोटोशॉप के एआई ने जो हमारे हेयर की एजेस थी उनको और ज्यादा डिटेक्ट करने का ट्राई करा, उसकी वजह से उसने पिंक एरियाज को रिमूव किया है। पर आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे आपको बाल थोड़े से कम होते हुए लगेंगे, इसलिए ये अभी हमारे केस में ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं इसको फिर से 0 करके स्मार्ट रेडियस ऑन कर दूंगा। एज डिटेक्शन को भी बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ग्लोबल रिफाइनमेंट की सेटिंग्स आती हैं, जिसमें सबसे पहला है स्मूथ। ऑब्वियसली आपके जो एजेस होंगे उनको स्मूथ कर देगा। दिखाने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर एंड स्मूथनेस को इंक्रीज करता हूँ मैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज करता हूँ तब आपको ज़्यादा चेंज दिख पाएगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारी एजेस हैं अब आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिख रही होंगी, और कुछ छोटे छोटे बाल होंगे जो पहले दिख रहे थे वो अब गायब हो गए होंगे स्मूथनेस की वजह से। तो इस केस में भी हमें स्मूथनेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको कहीं पे भी ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, लगाने नहीं वाला हूँ, तो अभी मुझे स्मूथनेस की इसमें ज़रूरत नहीं है। देन फेदर आता है। फेदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को डालता है। अगर यहाँ पे मैं फेदर डालूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी हमारे कॉर्नर्स में, और फेदर की भी हमें नीड नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आपके सिलेक्शन के अंदर जो पिक्सल्स होंगे उनमें सिंपली कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ करता हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे अब बाल जो है थोड़े ज़्यादा बर्न आउट लग रहे होंगे, प्लस स्किन में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। देन शिफ्ट एज आता है। शिफ्ट एज दिखाने के लिए एक बार हम इसको अनियन स्किन से चेंज करके मार्चिंग आर्ट्स में करते हैं। अब आपको सिलेक्शन दिख रहा है और इसी में हमारा शिफ्ट एज हेल्प करता है। आप देखेंगे अभी हमारे जो सिलेक्शन की एजेस है वो कहाँ पर हैं। अगर मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपकी एजेस आपके सिलेक्शन से अंदर जाएंगी। जैसा आप देख सकते हैं हमारा जहाँ पे सिलेक्शन था उससे अंदर चले गई हैं एजेस। सिमिलरली अगर आप इसे पॉजिटिव वैल्यू में लेके जाएंगे तो ये आपके सिलेक्शन के बाहर चले जाएंगे, जैसा अभी दिख रहा है। तो कभी कभी होता है कि हमें अपने सिलेक्शन को थोड़ा सा अंदर या बाहर करना हो, उस केस में आप शिफ्ट एजेस का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो सिलेक्शन था वो एकदम बॉडी की एज पर लिया था, तो हमें यहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी में आपके क्लियर सिलेक्शन भी, अगर आपको सिलेक्शन को क्लियर करना हो, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत से बनाया है, तो मैं इसको क्लियर नहीं करना चाहूँगा। देन इन्वर्ट आता है। आपको सब्जेक्ट के अलावा जो बैकग्राउंड था वो अगर सिलेक्ट करना हो तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इसकी अभी मुझे नीड नहीं है। अब हम आते हैं अपने बालों की रिफाइनिंग पे। तो बालों को रिफाइन करने के लिए मार्चिंग आर्ट्स को रिमूव करके अनियन स्किन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे हमारा रिफाइन एज ब्रश टूल। रिफाइन एज ब्रश टूल आपके बालों जैसे एरियाज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है आपको। जैसे इस केस में अगर हम इन एरियाज पे पेंट करते हैं तो आप देखेंगे ये बालों के बीच में जैसे पिंक कलर दिख रहा है, वो इस चीज़ को रिमूव करने का ट्राई करेगा फोटोशॉप। और साइज थोड़ा सा कम रखते हैं तो इस तरीके से फोटोशॉप उसे लाइट अप करता जाएगा वहाँ से। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी करते हैं। तो इसी वे में आप जहाँ पे भी पेंट करते जाएंगे वहाँ से वो उस कलर को रिमूव करने की कोशिश करता जाएगा फोटोशॉप। और इस तरीके से आप जितना रिफाइन कर सकते हैं उसे करते जाइए। ओवरऑल रिजल्ट का ध्यान रखिएगा। हमें बाल चाहिए तो वो प्रॉपर निकलने चाहिए वहाँ पे। और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये काफ़ी सही रिजल्ट आपको देगा। अब हमारा जो रिजल्ट आया है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बालों के ऊपर जो पिंक है उसकी वजह से हमें बालों की एजेस जो एकदम थिन हमारे हेयर हैं वो हमें पिंक ही दिख रहे हैं देखने में। इसके लिए आपके पास आउटपुट में आपको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आउटपुट सेटिंग्स इसमें देखेंगे तो इसमें ऑप्शन है डिकंटामिनेट कलर्स। ये डिकंटामिनेट कलर्स
अगेन यहाँ पे फोटोशॉप का एआई आपके बालों से कलर लेके इस एरिया के ऊपर पेंट कर देगा। अब डीकंटामिनेट कलर्स को यूज़ करने से पहले अगेन मेरी एडवाइस यही होगी कि आप फिर से इसको एक न्यू लेयर विद लेयर मास्क में निकाल लें। तो अब हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। फिर से डबल क्लिक करते हैं और एक बार डीकंटामिनेट का रिजल्ट देखते हैं। तो हमारा जो डीकंटामिनेट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे सिलेक्शन के ऊपर, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको एक बार कंट्रोल 0 करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा सिलेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। और इस केस में मैं इसको ओके कर देता हूँ, एक और न्यू लेयर पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप अगर लेयर ऑन ऑफ करके देखें, पहला वाला रिजल्ट है जिसमें डीकंटामिनेट नहीं किया है और ये है जिसमें हमने डीकंटामिनेट किया है। तो इस लेयर को एक बार मूव कर देते हैं हम। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं बालों में। तो यहाँ पे बाल थोड़े से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, ऑल्दो इसमें भी अभी एकदम एक्यूरेटली बालों का जो कलर है वो सही नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ होती है ये आपको जिस बैकग्राउंड में प्लेस करना होता है बाद में, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ता है बाद में। तो ये चीज़ जब हम मैनिपुलेशंस करेंगे तो उस टाइम पे जब मैं किसी सब्जेक्ट को प्लेस करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हम उसको फिक्स करते हैं। फिलहाल वो इस टॉपिक का नहीं है तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमने हमारे ऑप्शन बार का लास्ट ऑप्शन भी कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टूल, और वो टूल है हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल के लिए अगर आप अपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को नोटिस करेंगे तो इसके बॉटम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको एक एरो बना हुआ मिलेगा। आपको इसमें सिर्फ क्लिक करके रखना है और आपका फ्लाई आउट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये जो फ्लाई आउट मेन्यू ओपन हुआ है इसमें से आप जो भी टूल लेना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें अभी इलिप्टिकल मार्की चाहिए, तो अब हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट हो गया। मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करता हूँ और हमारे पुराने वाले डॉक्यूमेंट में जाते हैं हम। अब यहाँ पर इलिप्टिकल मार्की भी सिमिलर वे में यूज़ होता है जैसे हमारा रेक्टेंगुलर मार्की यूज़ होता था। आप देखेंगे ऊपर के ऑप्शंस भी सेम है, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन अलग है जो होता है हमारा एंटी अलाइज, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। इलिप्टिकल मार्की टूल से सिलेक्शन बनाने के लिए आपको फिर से क्लिक एंड ड्रैग करना होता है और आप देखेंगे आपका सिलेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ओवल बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल बनाने के लिए आपको कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा। याद रखिएगा अभी मैंने माउस का क्लिक ड्रॉप नहीं किया है, अगर आपने माउस का क्लिक छोड़ दिया तो सिलेक्शन बन जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको जितना बड़ा सर्कल का सिलेक्शन बनाना हो उतना बनाने के बाद आप पहले क्लिक छोड़िए, उसके बाद आप शिफ्ट छोड़िएगा कीबोर्ड में। तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया। इसको हम मूव कर सकते हैं या फिर इसमें अगर हमें कलर फिल करना है तो ऑल्ट एंड डिलीट। तो आप देखेंगे हमारा कलर फिल हो गया इसमें। जैसा हमने पहले हमारे कॉमन स्टेप्स और फंक्शनैलिटीज़ में देखा था, अगर हम ऑल्ट प्रेस करके बनाते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन होता है वो सेंटर से बनता है। तो इस केस में भी अगर हम सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करें तो हम जहाँ पे क्लिक करते हैं वो हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं वहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करूँ और ऑल्ट दबा देता हूँ कीबोर्ड में, तो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो हमारे उस स्टार्टिंग पॉइंट को एज अ सेंटर ट्रीट करेगा और आप देख सकते हैं हमारा जो एलिप्स बनेगा वो उस सेंटर से चारों तरफ बनेगा। तो कभी कभी ये भी होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि हमारा जो सिलेक्शन है उसे बनाते वक्त हमें थोड़ा सा मूव करना पड़े। तो मूव करने के लिए आपको कीबोर्ड में स्पेस बार दबा के रखना होता है। ये याद रखिएगा कि अभी सिलेक्शन को बनाया नहीं है। अगर मैं स्पेस बार छोड़ दूं तो आप नोटिस करेंगे मैं अभी भी सिलेक्शन को बना रहा हूँ, मैंने क्लिक अभी तक ड्रॉप नहीं किया है। तो आप स्पेस बार दबाइए, सिलेक्शन को मूव करिए आपको जहाँ भी मूव करना है, और उसके बाद फिर से उसको रिसाइज कर लीजिए जितना बड़ा आपको बनाना है वो सर्कल या एलिप्स। और सपोज अब मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। इसके लिए मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ जो हमारी लेयर 5 के नीचे बनेगी। कंट्रोल प्रेस करके अपनी न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और इसमें हम एक डिफरेंट कलर फिल कर देते हैं इस तरीके से। अब सिलेक्शन रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारा जो शिफ्ट होता है शॉर्टकट वो हमारा सिलेक्शन को ऐड करने के लिए भी होता है और हमारे प्रोपोर्शंस को मेंटेन करने के लिए भी होता है। मतलब अगर हमें स्क्वायर या सर्कल बनाना हो उस केस में भी होता है। इसी तरीके से जो हमारा ऑल्ट होता है वो हमारा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के लिए भी है, प्लस वो हमारे सेंटर से बनाने के लिए भी है। तो अगर कभी हमें शॉर्टकट के थ्रू ही ऐड टू सिलेक्शन भी करना है प्लस एक स्क्वायर भी ऐड करना है, मतलब जो हम नया सिलेक्शन बनाए वो एक स्क्वायर होना चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार।
अब ये दिखाने के लिए एक बार मैं अपनी फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करता हूँ और एक और न्यू लेयर बनाता हूँ। अब सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर एक एलिप्स है, हमें इस एलिप्स में नीचे एक स्क्वायर ऐड करना है। तो हम फिर से अपना रेक्टेंगुलर मार्क लेते हैं सबसे पहले और हमारे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें शिफ्ट दबा के रखना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको शिफ्ट तब तक दबा के रखना है जब तक आप सिलेक्शन बनाना स्टार्ट नहीं करते। अब आप देखेंगे मैंने सिलेक्शन बना दिया है, तो अब आप शिफ्ट छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से शिफ्ट छोड़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे हमारा जो टूल है वो अभी भी ऐड कर रहा है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग कर ली थी ऐड टू सिलेक्शन की। अब अगर आप कीबोर्ड में शिफ्ट दबाएंगे तो ये स्क्वायर बनाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा स्क्वायर बनाना है। अब ये जो स्क्वायर बनेगा ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं इसको छोटा सा स्क्वायर रखता हूँ, प्लस इस स्क्वायर को थोड़ा सेंटर में ले आते हैं या फिर हम ऊपर ले जाते हैं इसे। तो अब हमारे सिलेक्शन में हमारा स्क्वायर भी ऐड हो चुका है। सिमिलर फॉर्म में अगर आपको ऑल्ट के साथ करना हो तो ऑल्ट प्रेस करके हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्वायर माइनस करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके रखिएगा और शिफ्ट भी प्रेस कर दीजिएगा, तो वो एक स्क्वायर को माइनस करेगा इस तरह। अब हम इस सिलेक्शन को एक बार हटाते हैं और हमारा जो सर्कुलर सिलेक्शन है ब्लैक वाला, इसको लेके आते हैं। हमें इस पॉइंट से एक स्क्वायर माइनस करना है, लेकिन जो हमारा स्क्वायर है वो सेंटर से होना चाहिए। स्क्वायर का सेंटर इस पॉइंट पे आना चाहिए। तो उसके लिए फिर से ऑल्ट प्रेस करिए, तो आप देखेंगे हमारा रेक्टेंगल उस पॉइंट को सेंटर में रखते हुए बन रहा है। अब अगर आप शिफ्ट भी दबा दोगे तो ये स्क्वायर बनेगा रेक्टेंगल की जगह इस तरह। तो अब आपको जितना भी बड़ा माइनस करना हो उतना माइनस कर सकते हैं अब हम यहाँ से। तो आप देखेंगे ये हमारा सिलेक्शन आ गया। तो ये कुछ बहुत सिंपल और कॉमन स्टेप्स थे, और एलिप्टिकल मार्की टूल भी काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे रेक्टेंगुलर मार्की टूल के साथ भी। यहाँ पे हमारे इन दोनों टूल्स में रेक्टेंगुलर के अंदर स्क्वायर भी बन सकता है, और जो इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल नॉर्मली ओवल और आपके सर्कल दोनों को कंबाइंड फॉर्म में इलिप्टिकल बोला जाता है। तो आप इससे ओवल भी बना सकते हैं और सर्कल भी बना सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा। अब इसके बाद जो हमारे पास टूल्स आते हैं वो हैं हमारे सिंगल रो मार्की और सिंगल कॉलम मार्की। सिंगल रो मार्की अगर मैं यहाँ पे इससे क्लिक करता हूँ एक बार, इसमें क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना होता, ये याद रखिएगा। इसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक करना होता है, और सिंगल रो मार्की जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर रो में जो भी पिक्सल्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्योंकि एक पर्टिकुलर पिक्सल की लाइन को सिलेक्ट करता है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा। जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट होगा वो लाइन उतनी पतली दिखेगी, या जितने कम रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट होगा वो लाइन उतनी बड़ी दिखेगी। इसमें भी प्लस और माइनस सेम वे में काम करेंगे, और आप देख सकते हैं ऊपर के ज़्यादातर ऑप्शंस सेम है इसमें भी, और जो एप्लीकेबल नहीं होंगे वो म्यूटेड होंगे। इसमें भी प्लस करने के लिए शिफ्ट दबाइए, ऊपर वाले में क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे अब हमारे दो जो सिलेक्शन है वो ऐड हो चुके हैं, 2 रो ऐड हुए हैं। इसी तरीके से 3, या आप जितनी भी चाहें उतने कर सकते हैं, 4, 5, इवन 6। तो अब हमने 6 रोज ऐड कर दिए। अभी भी आप देखोगे तो बहुत पतली लाइन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा क्योंकि ये 6 पिक्सल की लाइन है। तो इसमें हमने कलर फिल कर दिया और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब अगर मैं जूम करता हूँ या सिलेक्शन को रिमूव करते हैं कंट्रोल D, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन दिख रही होगी जो इसे क्रॉस कर रही है। सिमिलर फॉर्म में जो नेक्स्ट आता है वो है सिंगल कॉलम मार्की। सिंगल कॉलम मार्की भी आपको कॉलम क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक सिंगल कॉलम में जो पिक्सल्स होंगे ये वो सेलेक्ट करेगा, और आप शिफ्ट दबा के ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें भी कलर फिल करते हैं, सिलेक्शन हटाते हैं, तो अब आप देख सकते हैं एक लाइन हमारी ऊपर से नीचे जा रही है और एक लाइन हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो ये था हमारा पूरा मार्की टूल्स और उनका ऑप्शन बार। अब नेक्स्ट आती है हमारी लासो टूल की कैटेगरी। लासो टूल को स्टार्ट करने से पहले हम अपने थ्योरी के डॉक्यूमेंट में वापस चलते हैं और ये समझते हैं कि लासो वर्ड का मतलब क्या होता है। लासो वर्ड एक्चुअल में एक रस्सी को बोला जाता है जिसके आगे एक नूज बांधा हुआ होता है, या आप कह सकते हैं एक तरीके का एक लूप होता है जिससे आप कैटल्स या हॉर्सेस को पकड़ते हैं। आपने सुना हुआ होगा नॉर्थ अमेरिका में काउबॉयज होते हैं, तो ये उन्हीं काउबॉयज का एक पॉपुलर ट्रेडिशन या एक तरीका होता है कैटल्स और हॉर्सेस को पकड़ने का। उसे हम नॉर्मल इंग्लिश में लासो बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से एक रस्सी होती है जिसके आगे एक लूप होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो लूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रियल लाइफ लासो का भी और हमारे फोटोशॉप के लासो का भी।
इन शॉर्ट अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझना हो तो सिंपल टर्म्स में आप देख सकते हैं, ये एक लंबी सी रस्सी होती है जिसके आगे एक लूप बंधा हुआ होता है जिससे आप हॉर्सेज या काउज को पकड़ते हैं। अब अडोबी के अकॉर्डिंग लासो का क्या मतलब होता है, तो अडोबी के अकॉर्डिंग लासो एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल होता है या ड्राइंग टूल होता है जिससे आप फ्री फॉर्म में एक सिलेक्शन बनाते हो सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पे आप इससे ड्रॉ करते जाते हैं और लास्ट में आपका सिलेक्शन बन जाता है। इसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं एक इमेज लेकर आता हूँ। तो ये हमारी इमेज है और इस इमेज में हमें कप और उसके नीचे जो प्लेट है इन दोनों का सिलेक्शन लेना है स्पून के साथ इस एरिया में। तो लासो टूल जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था, ये एक फ्री हैंड टूल है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और आपको क्लिक छोड़ना नहीं है, आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको इसको बनाते हुए क्लिक एंड ड्रैग करते हुए आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट को कवर करना होगा और आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां पे लाके आपको आपका क्लिक ड्रॉप करना होता है। पर आप देख सकते हैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि ये फ्री फॉर्म है, तो आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ईजी है। इसमें आप क्या करिए, आप अपने ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पे एक अप्रॉक्सीमेटली रफ सिलेक्शन बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका सिलेक्शन थोड़ा सा अंदर जाए और थोड़ा सा बाहर चले जाए, अभी वो मैटर नहीं करता। और आपने जहाँ से स्टार्ट किया था याद रखिएगा आपको वहाँ पे वापस आना है, और जब आप वहाँ पे वापस आएंगे और अपना क्लिक ड्रॉप करेंगे तो जैसे ही क्लिक ड्रॉप करेंगे आप देखेंगे जो भी आपकी ड्राइंग बनी होगी वो एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो सिलेक्शन है इसे आप रिफाइन कर सकते हैं प्लस और माइनस करके, जैसा हमने हमारे इलिप्टिकल मार्की में देखा था, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर के सारे ऑप्शंस अभी सेम है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और जो एरिया हमारा एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर देते हैं। ये रिफाइनिंग आप बाद में कर सकते हैं इजीली। तो इसी फॉर्म में हम इसे प्लस और माइनस करते जाएंगे। अब ये चीज़ मैं पहले ही बता दूं, हमारी जो एंड्रॉयड और iOS को लेके पैदा होने वाली जनरेशन है, इनको ये टास्क थोड़ा सा बोरिंग, स्लो, मोनोटोनस और मेहनत वाला लग सकता है। इसमें प्लस और माइनस करने के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप जब ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो माइनस करेगा। अब याद रखिएगा जब आपको माइनस करना है और आप जानते हैं आपके सब्जेक्ट के बाहर कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं है, तो आप अपना हाथ थोड़ा सा सेट करने के लिए बाहर से थोड़ा सा क्लिक एंड ड्रैग करते हुए आइए। जो एरिया आपको माइनस करना है उसके ऊपर ड्रॉ करिए और उसके बाद इस तरीके से क्लिक को छोड़िएगा कि आपका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाए और उस स्ट्रेट लाइन में आपका कोई भी दूसरा सिलेक्शन का पार्ट नहीं आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा एरिया एक बार में ठीक करना हो। आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं सिलेक्शन में, आप उसे बहुत धीरे धीरे भी कर सकते हैं और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये सिलेक्शन बन के आ गया। अब यहाँ पे हमारे कप का जो हैंडल है इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप है, तो हमें इसे भी माइनस करना होगा। कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया। अब हम इसे चाहें तो डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल जे। अब हमारा सिलेक्शन और अब हमारा जो सिलेक्टेड पार्ट है वो डुप्लीकेट हो गया एक न्यू लेयर में। ऑल्दो जब से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल प्लस सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ चुका है फोटोशॉप में, उसके बाद से लासो को हम रिफाइनिंग में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरीके से पूरा सिलेक्शन बनाने के लिए लासो का यूज़ अब बहुत कम होता है। अब लासो के बाद हमें लासो के ही अंदर दूसरा टूल मिलता है पॉलीगोनल लासो। पॉलीगोनल लासो में भी आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शंस हैं ऊपर वो सारे सेम है अभी तक। पॉलीगोनल लासो में डिफरेंस ये आता है, जब आप एक बार क्लिक करते हैं तो इसमें आपको क्लिक एंड ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती है। आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट से आपका टूल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें एक रैंडम शेप बनाता जाऊँ तो आप इस तरीके से देख सकते हो जो हमारा पॉलीगोनल लासो है वो आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन बनाने के लिए ऑप्शन देता है। इसमें भी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जब आप वहाँ पे वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे टूल के सिंबल में नीचे एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, जो डिनोट कर रहा है कि आपने जो भी इससे बनाया था, आप इससे जो भी ड्राइंग बना रहे थे, अब वो एक कंप्लीट लूप में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सिलेक्शन बन जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लूप का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप ही हो सकता है। सिलेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आधा बना हुआ है और आधा ओपन है। सिलेक्शन हमेशा इस तरीके से बंद होगा एक बॉर्डर के अंदर। और यही चीज़ होती है हमारे लासो में भी। अगर आप लासो टूल से कुछ भी बनाते हैं और आप उसको प्रॉपरली बंद नहीं करते, तो आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट और हमारे लास्ट पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन चले जाती है। और ये सेम चीज़ होती है अगर आप कोई सिलेक्शन बना रहे हैं और आपका अगर क्लिक ड्रॉप हो गया, तो उस केस में भी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन चले जाएगी। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप एक पॉलीगॉनल लासो से कोई सिलेक्शन बना रहे हैं, हो सकता है आपके माउस में कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आपका माउस डबल क्लिक ले रहा है तो याद रखिएगा जहाँ भी डबल क्लिक करेंगे आपका सिलेक्शन फिर से क्लोज हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको डबल क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक से भी आपका सिलेक्शन क्लोज हो जाता है। हमने एक सिलेक्शन बनाया था और इस सिलेक्शन को हमने सेव नहीं किया है, और जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब भी हम कोई सिलेक्शन बनाएं तो ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप उसे सेव करें। तो इस सिलेक्शन को एक बार फिर से लेकर आते हैं, जिसके लिए हमें कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करना होगा और इसके थंबनेल पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं सिलेक्शन वापस आ गया। अब सिंपली सेलेक्ट मेन्यू में जाना है और हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है सेव सिलेक्शन। यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं। तो इसे मैंने लासो से निकाला था तो इसको लासो टूल नाम देते हैं। ओके कर दिया। अब हमारा ये सिलेक्शन सेव हो चुका है, तो इसको फिर से रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल डी। पॉलीगॉनल लासो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। हम सपोज करते हैं हम इस बुक का सिलेक्शन ले रहे हैं, तो हम इसके एक पॉइंट से स्टार्ट करते सिलेक्शन लेना, और जहाँ तक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है वहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बुक का जो कॉर्नर है वो राउंड है, तो यहाँ पे राउंडनेस लाने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड में ऑल्ट की प्रेस करके रखिए, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ऑल्ट प्रेस करके, आप देख सकते हैं आपका जो पॉलीगॉनल लासो टूल होगा वो चेंज हो जाएगा लासो टूल में, और उसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करके बना सकते हैं। देन अगेन आप ऑल्ट छोड़ दीजिए, क्लिक छोड़िए, और आपका फिर से पॉलीगॉनल लासो आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जहाँ तक स्ट्रेट जाना है आप वहाँ तक स्ट्रेट सिलेक्शन फिर से बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको कभी भी थोड़ा, मैं अगर यहाँ पे रफ बनाता हूँ कुछ, तो आपको अगर किसी भी पॉइंट से आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है तो आप कीबोर्ड में ऑल्ट की प्रेस करिए, क्लिक एंड ड्रैग करिए, और आप देख सकेंगे आप अपना फ्री फॉर्म बना पाएंगे लासो टूल के साथ। और जब आपका फ्री फॉर्म बनाने का आपका सिलसिला ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप एक बार क्लिक छोड़िए, ऑल्ट छोड़िए, और फिर से आपको स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन मिलने लगेगा। इसको भी बंद करना होगा फर्स्ट पॉइंट पे, और आपका सिलेक्शन आपके पास आ जाएगा। जो लास्ट सिलेक्शन मैंने बनाया था वो एक रफ और अनप्लान्ड सिलेक्शन था, इसलिए उसको मैंने बिना सेव करे रिमूव कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टूल, और हमारा नेक्स्ट टूल आता है अब मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बनाता है, आपको सिर्फ आपका जो कर्सर है उसको आपके ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग मूव करना होता है। इसको एक बार दिखाने के लिए अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे एक एंकर पॉइंट आएगा, मैंने क्लिक करके छोड़ दिया है। और अब आप कप की शेप के अकॉर्डिंग, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया होगा सिलेक्शन बनाने के लिए, उसकी शेप के अकॉर्डिंग अपने कर्सर को मूव करते जाइए। सपोज हमें इसका टॉप पार्ट का सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गया। ऐसे केस में आप वापस जाइए और अपना बैक स्पेस की प्रेस करते जाइएगा। ये ध्यान रहे जो लास्ट आपका एंकर पॉइंट था उसके पास जाना होगा आपको। यहाँ पे अब हम क्लिक करके एक एंकर पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। अगेन तो जितनी बार भी वो सिलेक्शन को मूव करेगा उतनी बार हम क्लिक करके डिफाइन कर देंगे हमें कहाँ चाहिए। और इस बार मैं इसको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर से हम फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सिलेक्शन हमने बनाया है हमारे मैग्नेटिक लासो टूल से। मैंने बाद में करेक्शन नहीं किया था, ये करेक्शन आप चाहो तो लासो से कर सकते हो बाद में, या फिर यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलते हैं किसी भी दूसरे लासो टूल के मुकाबले। तो सबसे पहले आता है विड्थ। विड्थ आपको इस तरीके से मैग्नेटिक लासो में दिखाई नहीं देती है। विड्थ देखने के लिए आपको आपका कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता है।
अब आप देख सकते हैं कैप्स लॉक ऑन करते ही हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक लासो है वो कितना बड़ा है और वो कितने एरिया को स्टडी कर रहा था सिलेक्शन बनाने के लिए। फिलहाल हमें विड्थ की इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए कैप्स लॉक है उसको मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ये बताता है कि आप जहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हैं तो दो कलर्स के बीच में कितना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए जिसको फोटोशॉप इजीली कैच कर पाए। तो ये कॉन्ट्रास्ट अभी 10% चल रहा है, इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं 1%। इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको एंकर पॉइंट्स दिख रहे थे, जो पॉइंट्स लगा रहा था हमारा टूल, तो वो पॉइंट्स कितने जल्दी लगें, कितना जल्दी वो पॉइंट्स अपने आप प्लेस हों, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी को हम मैक्सिमम ले जाते हैं और मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है 100। अब एक बार सिलेक्शन को रिमूव करते हैं और अब मैं अपनी नई सेटिंग्स के साथ फिर से सिलेक्शन बनाता हूँ कप के अपर पार्ट का। तो अगेन स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वो कितने सारे एंकर पॉइंट्स बनाता जा रहा है एक छोटे से एरिया में, और जितने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स होंगे आपका जो सिलेक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा। अब आपको यहाँ पे याद हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने लग गई थी पहले, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रास्ट था 10% का और अभी जो कॉन्ट्रास्ट है वो है 1%। तो इसलिए अब यहाँ पे फोटोशॉप इजीली देख पा रहा है कि क्या डिफरेंस आ रहा है पिक्सल्स में, और वो इजीली वहाँ पे सिलेक्शन बना पा रहा है। अगेन फर्स्ट पॉइंट में जाके लूप बना हुआ आ गया, अब क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन पहले वाले से कितना बेटर है। थोड़ा बहुत रिफाइनिंग इसमें भी करनी होगी क्योंकि लास्ट में जाके माउस थोड़ा सा मेरा बाहर चला गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंटेड सिलेक्शन टाइप का हो गया है। इस चीज़ को आप चाहो तो मैग्नेटिक लासो से ही ठीक कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस करेंगे माइनस करने के लिए, तो ये बन गया हमारे कप के टॉप पार्ट का सिलेक्शन। जिस तरीके से पॉलीगोनल लासो में हम पॉलीगोनल लासो को ऑल्ट प्रेस करके लासो में कन्वर्ट कर सकते थे, सिमिलर फॉर्म में तो अगर आप मैग्नेटिक लासो से आप कुछ बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं और एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो लासो है वो पॉलीगोनल लासो में चेंज हो जाएगा। इसी फॉर्म में ऑल्ट प्रेस रखते हुए अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो आपका मैग्नेटिक लासो टूल में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन बार में जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन हमारे मैग्नेटिक लासो के साइज को ही डिफाइन करता है, बट जो ग्राफिक टैबलेट्स होती हैं ये ग्राफिक टैबलेट के प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज करता है। लासो टूल्स के बाद अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है स्मार्ट सिलेक्शन टूल्स की। और स्मार्ट सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास 3 टूल हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। और इसमें से सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को देखते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल अडोबी इसको कैसे डिफाइन करता है ये अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है। चाहे आपको सिलेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का लेना हो या किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट का लेना हो एक इमेज के अंदर। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लोग हो सकते हैं, कार हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, जानवर हो सकते हैं या कपड़े हो सकते हैं, और भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको या तो इसे रेक्टेंगुलर मोड में यूज़ करना होता है या फिर आप इसको लासो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इससे ड्राइंग बना सकते हैं और वो ड्राइंग आपका डिफाइंड एरिया होगा जिसको आप डिफाइन कर रहे होंगे। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल अपने आप आपके डिफाइंड एरिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन बना देगा। ये टूल बेटर काम करेगा अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड है और उसमें कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बैकग्राउंड के मुकाबले ज़्यादा है, जैसा हमने अभी पहले दूसरे टूल में भी देखा था। जितना कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस कम होता जाएगा उतना हो सकता है कि ये टूल भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। अब इसको एक बार देखने के लिए मैं एक इमेज लेकर आता हूँ। तो ये हमारी इमेज है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में जैसा कि मैंने बताया था अभी कि यहाँ पे आपको या तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाना होता है या फिर लासो। तो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर हमारे पास ऑप्शन बार में मोड आता है जिसके अंदर अभी रेक्टेंगल सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें रेक्टेंगल और लासो 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहले रेक्टेंगल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, हमारे बुक और कप को इसके अंदर कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है जिसके अंदर हमारी बुक और कप आ रहा है। अब जैसे ही हम क्लिक छोड़ेंगे तो ये वो सिलेक्शन है जो इस टूल ने हमारे ऑब्जेक्ट का बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें बॉटम पार्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे। इसको आप फिर से ऐड करने के लिए सिंपली कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करिए, क्योंकि आप इसमें भी देखेंगे प्लस, माइनस और इंटरसेक्ट के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगेन इसको ऐड करने के लिए
तो आप देखेंगे उसने कुछ हद तक ठीक कर दिया सिलेक्शन। बाकी ये जो छोटे मोटे करेक्शन है इन्हें हम लासो से भी कर सकते हैं। अब इस सिलेक्शन को रिमूव करते हैं एक बार। दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा लासो। लासो के केस में आप ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर बना सकते हैं, लेकिन जितना आपका ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड इस तरीके से बनाइए एक कस्टम शेप बनाने का, और क्लिक छोड़ दीजिए। और आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा बेटर सिलेक्शन हुआ है पहले के मुकाबले। थोड़े बहुत पॉइंट अभी भी यहाँ पे गलत है, जैसे यहाँ एक कॉर्नर पर और नीचे बॉटम राइट वाला भी, प्लस यहाँ पे टॉप पोर्शन में भी बुक के पास एक छोटा सा मिस्टेक है। बट इस इमेज में ऑलरेडी जो अडोबी डिफाइन करता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की थोड़ी कमी है हमारे ऑब्जेक्ट में। इस वजह से ये टूल, जैसा कि अडोबी ने खुद बोला था कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स इसमें आ गई हैं। अब इसी इमेज की जगह हम कोई हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज लेते हैं, तो ये टूल कैसे काम करता है वो दिखाने के लिए सपोज करते हैं ये हमारी इमेज है। फिर से हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अराउंड एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो वेल डिफाइंड था, तो इस केस में हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने एकदम सही काम किया है। अब इसमें जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसमें से एक है सैम्पल ऑल लेयर्स। सैम्पल ऑल लेयर्स उस केस में काम करेगा जिस केस में आप मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जिसमें हमने कप और एक लेडी का सिलेक्शन बनाया था। अब आपको ये इमेज याद होगी, इसको लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और मैं इसका ओरिजिनल ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी ये दोनों लेयर हो गई हैं। अब यहाँ पे हम सैम्पल ऑल लेयर्स को ऑन करते हैं। पहले तो इस इमेज को थोड़ा सा हम लेफ्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको लासो की तरह चलाएंगे। एंड मैं इसको यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा हमारे कप के ऊपर भी। तो अब आप देख सकते हो हमारा लेडी वाला सिलेक्शन और हमारा कप का सिलेक्शन दोनों हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग लेयर में इमेजेस थी, लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने दोनों का ही सिलेक्शन ले लिया है, लेडी का भी और कप का भी। यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है जो हमें पहले भी आया था, तो आप वो देखेंगे वो प्रॉब्लम इस एरिया में है, प्लस इसका जो सेंटर वाला एरिया है वो माइनस में हुआ है। तो ये चीज़ें माइनस करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करके फिर से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए उसके अंदर। जो ऐड करना है उसे शिफ्ट प्रेस करके ऐड कर देंगे। और उसको लिया नहीं है इसने क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो हेयर में मिस्टेक आई है वो तो हमें अगेन सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू ही निकालना होगा जैसे हमने पहले निकाला था, और साइड के ये एरियाज माइनस करने होंगे। तो अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं पहले ही। तो इस टूल के थ्रू अगर आपकी इमेजेस ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है तो ये आपको इतनी हेल्प कर देगा। उसके बाद रिफाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप वेल डिफाइंड इमेजेस लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा टूल्स से सिलेक्शन निकालना। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में अब हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो है इनहेंस एज और ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट का। अब ये दोनों ही दिखाने के लिए मैंने इस इमेज को लिया है, और इस इमेज में आप नोटिस करेंगे कि कुछ एरियाज में कॉन्ट्रास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है सिलेक्शन को लेके। तो हम इस पूरी इमेज का सिलेक्शन बनाते हैं और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट काम करता है। जो हमारा इनहेंस एज होता है ये हमारे सिलेक्शन की एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट या स्मूथ बना देता है। तो ये सिचुएशनल है, अगर आपकी सिचुएशन में आपको रिक्वायरमेंट है सॉफ्ट करने की तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं है रिक्वायरमेंट तो आप इसे ऑफ रखिए। तो फिलहाल हम इसको ऑन कर लेते हैं। और आप दूसरा जो देख रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट। तो पहले हम इसमें एक सिलेक्शन बना लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से। अगेन मैं लासो वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा सिलेक्शन है, काफ़ी हद तक ठीक सिलेक्शन आया है। अगर आप देखेंगे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको ऐड करने के लिए सिंपली कीबोर्ड में शिफ्ट दबाएंगे, जैसा हम अभी तक ऐड टू सिलेक्शन करते आ रहे हैं उसी फॉर्म में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से ही हम इसे ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा काम किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ने। सबट्रैक्ट करने के लिए ये वाला एरिया आता है हमारा, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और इतने एरिया में माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा शर्ट का एरिया आता है, फिर से शिफ्ट प्रेस करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा एरिया यहाँ पे रह गया है, उसमें कॉन्ट्रास्ट का इशू है, इस वजह से शायद वो हो भी नहीं पाएगा। तो देखें तो उतना एक्यूरेटली वो नहीं कर पा रहा है उस एरिया को। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आप अगर ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट को ऑफ कर देते हैं तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है इसमें हमने अभी लासो ले रखा है, इसमें हमने अभी लासो ले रखा है,
तो अब ये हमारा एक नॉर्मल लासो की तरह काम करेगा और आपको अब एक्यूरेट सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। अभी तक मैं जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया ले रहा था उतना एरिया अब हम नहीं ले सकते इसमें। और अब हम जितना भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे फोटोशॉप सिर्फ उतना ही एरिया ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। अब फोटोशॉप यहाँ पे अपने AI का यूज़ नहीं करेगा। तो अब इसी में हम दोबारा से ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट ऑन कर लेते हैं। बालों के लिए हमें फिर से हमारे सिलेक्ट एंड मास्क में जाकर रिफाइनिंग करनी होगी अगर हमें करना चाहेंगे इस इमेज में। और अभी हम हमारे ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट के थ्रू ही जितना भी ऐड और माइनस हो सकता है उतना कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट की काफ़ी कमी है। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे। अब हम हमारे पूरे स्केटबोर्ड को ऐड करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, और ये शू भी इसमें मिसिंग है। तो अब हमारा स्केटबोर्ड ऐड हो चुका है, शू अभी नहीं हुआ है, इसको भी ऐड करते हैं। अब हमारा टॉप एंड आता है, इसको भी शिफ्ट प्रेस करके ऐड करेंगे। कुछ एरियाज हैं जो अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं और वो हम इससे एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ करना पड़ेगा और इसका हमें एक्यूरेट सिलेक्शन निकालना होगा। तो ये सिलेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ करना पड़े, और नॉर्मली आपको तब ऑफ करना होगा जब भी आप चाहते हैं कि फोटोशॉप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड या माइनस नहीं करे, आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग करे। उस केस में आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ कर देना चाहिए जब आप खुद एक्यूरेट सिलेक्शन बना रहे हो। अगर आप चाहते हो कि फोटोशॉप अपना AI यूज़ करे तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट ऑन रखना चाहिए। तो उस केस में फोटोशॉप खुद देखेगा कि क्या वहाँ पे शेप हो सकती है ऑब्जेक्ट की और उसके सिलेक्शन को बनाएगा। अभी भी इसमें और ज़्यादा रिफाइनिंग हो सकती है क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो उतना बेटर बनेगा। बट मैं अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट का रोल बता रहा था, इसलिए अभी हमारा जो एग्जाम्पल है वो ख़त्म हो चुका है इस केस में। अब हम देखते हैं हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल एडोबी के अकॉर्डिंग ये भी एक राउंड ब्रश होता है जो एडजस्टेबल होता है। आप इसके साइज को और इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। इसके थ्रू जब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो हम सिंपली इससे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, पेंट करते जाते हैं, और ये टूल अपने आप जो सिलेक्शन होगा उसको एक्सपेंड करता है और हमारे इमेज में एजेस को डिटेक्ट करता है, वहाँ तक उसको एक्सपेंड करता रहेगा। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा इमेज के अंदर वो उसकी एजेस तक एक्सटेंड करेगा और उसे सिलेक्ट करेगा। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैजिक वॉन्ड और क्विक सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है, तो एक बार हम मैजिक वॉन्ड का भी काम देख लेते हैं। तो एडोबी के अकॉर्डिंग मैजिक वॉन्ड एक कंसिस्टेंट कलर्ड एरिया को सिलेक्ट करता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस आपको ये बताना होता है कि आप कौन सी कलर रेंज या टॉलरेंस में वर्क कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप जिस कलर को पिक करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस कलर से कितना मिलता जुलता कलर आप सिलेक्शन में लेना चाहते हो, ये आपको इसमें बताना होता है। बाकी इनका प्रैक्टिकल यूज़ अब हम देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन के केस में अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्विक सिलेक्शन है। इसमें अभी न्यू सिलेक्शन चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो अपने आप ही सिलेक्शन को एक्सटेंड कर रहा था हमारी इमेज के बॉर्डर तक, और मैंने इतना ज़्यादा क्लिक एंड ड्रैग किया भी नहीं था, उसने पूरा फ्लावर सिलेक्ट कर लिया है। तो ये होता है हमारा क्विक सिलेक्शन, और ये ऑटोमेटिकली ऐड टू सिलेक्शन के मोड में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आपने पेंट नहीं किया है तब तक वो न्यू सिलेक्शन दिखाता है। एक बार पेंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऐड टू सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें भी आपका प्लस और माइनस है, इसमें इंटरसेक्ट नहीं होता। देन इसमें आपका जो ये ब्रश हेड आपको मिलता है, इसका साइज़ आता है, आपको कितना बड़ा चाहिए या छोटा करना है इसे। इसकी हार्डनेस आती है। अब याद रखिएगा ये जो ब्रश है इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिफाइन करेगी कि आपका जो सिलेक्शन है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होगी। तो अगर आपको एजेस सॉफ्ट चाहिए तो आपको आपका ब्रश सॉफ्ट रखना चाहिए, यहाँ पे मतलब हार्डनेस कम रखनी चाहिए। बाकी स्पेसिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्पेसिंग ये ऑलरेडी पूरे ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है, तो वो बीच में कोई भी स्पेस छोड़ता नहीं है। तो आप चाहें तो स्पेसिंग एकदम मिनिमम 1% कर सकते हैं, या फिर जो डिफ़ॉल्ट चल रही है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिनिमम 1% होती है। इसके बाद एंगल आता है, यही एंगल आपको यहाँ भी मिलता है। एंगल तब काम करेगा अगर आप राउंड ब्रश की जगह आप यहाँ देखेंगे साइज़ बना हुआ है। अगर मैं इसको कॉर्नर से इस तरीके से ओवल कर देता हूँ तो इसकी राउंडनेस अब हमने 50% कर दी है। अब मैं अगर इसका एंगल चेंज करता हूँ, एंगल आप यहाँ से मैनुअली भी डाल सकते हैं या फिर आप इस एरो को चेंज कर दें, तो आप देख सकते हैं वो 50 डिग्री हो गया और ऊपर भी 50 डिग्री हो गया।
तो आप देख सकते हैं अब हमारा ब्रश इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एंगल को हम फिर से 0 कर देते हैं और राउंडनेस को फिर से 100% कर देते हैं। बहुत रेयर कोई ऐसा इंस्टेंस होगा जहाँ पे आपको ये राउंडनेस और एंगल चेंज करना पड़े, अदरवाइज आपको सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके पेंट ही करना होगा। साइज़ थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना पड़ सकता है, और हार्डनेस का भी रेयर ही है, क्योंकि हम जो सॉफ्टनेस होती है वो फेदर के थ्रू बाद में भी डाल सकते हैं, या फिर हमारे मास्क में भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको इसे सेव करना है तो मैंने बताया था सिलेक्ट में जाके सेव सिलेक्शन, इसमें भी आपको सैम्पल ऑल लेयर्स और एनहेंस एज ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप एक लेयर से ज़्यादा में काम कर रहे हैं, तो आप सैम्पल ऑल लेयर्स ऑन कर देंगे, और अगर आपको चाहिए ऑटोमेटिकली सिलेक्शन की जो एजेस हैं उन्हें सॉफ्ट कर दें, तो उस केस में आप एनहेंस एज ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन्हें ऑफ ही रहने दूंगा। अब हम अपने नेक्स्ट इमेज में जाते हैं। इस इमेज में हम देखते हैं हमारा मैजिक वॉन्ड। अब मैजिक वॉन्ड के केस में सबसे पहले आप देखेंगे अगेन हमारे पास न्यू सिलेक्शन, ऐड, माइनस और इंटरसेक्ट आ चुका है। यहाँ पे अब जो आपको मिल रहा है सबसे पहला है सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ में आप ये बताते हो कि आपको जो कलर पिक करना है, क्योंकि मैजिक वॉन्ड से आप क्लिक एंड ड्रैग नहीं करते हैं, आप सिंपली एक बार क्लिक करते हैं। तो आप इमेज में जिस पिक्सल के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि क्लिक तो एक सिंगल पिक्सल के ऊपर ही होगा, तो आपको वो कलर सेलेक्ट करना है पूरी इमेज में, या आपको किस तरीके से काम करना है। अब आप अगर चाहते हो कि वो उसी पिक्सल को सेलेक्ट करें, तो आप इसे पॉइंट सैंपल रहने दोगे। अगर आप चाहते हो कि वो एवरेज ले, मतलब आप जिसमें क्लिक कर रहे हो उसके आसपास के 3x3 का वो क्यूब ले और उनके कलर्स को एवरेज करके फिर कलर सेलेक्ट करें, उस केस में हम ये कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका एवरेज इस केस में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो फ्लावर होता है उसका कलर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। तो हम इसको एवरेज लेके चलते हैं अराउंड 31/31। अब आप देखेंगे इसकी टॉलरेंस 32 चल रही है। इसका मतलब है जो भी कलर सेलेक्ट होगा, जो भी एवरेज बन के कलर आएगा, उस कलर का 32 का डेविएशन ये जा सकता है। तो जो भी हम कलर लेंगे, अब ये ध्यान रहे यहाँ पे जो टॉलरेंस होता है इसकी वैल्यू मिनिमम इसकी वैल्यू 0 होती है, जिसका मतलब है जो कलर आया है उसी को सेलेक्ट करना है, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है 255, जो होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ शेड्स। तो ये 0 to 255 तक जाता है, और 32 इसका डिफ़ॉल्ट था। एक बार हमारा जो ये फ्लावर है, मैं इसके पेटल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो पेटल था ये इस तरीके से इतने एरिया से कनेक्टेड था। तो आप देखेंगे मैंने जिस जगह पे क्लिक करा उसका उसने 31 पिक्सल बाय 31 पिक्सल का एवरेज निकाला और उस कलर को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, यही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। एंटी अलाइजिंग को अगर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि एंटी अलाइजिंग मैं बता चुका हूँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे ये है कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब होता है जब तक आपका कलर जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो अपने सिमिलर किसी कलर को टच कर रहा होगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में 32 की टॉलरेंस का ही डिफरेंस होगा, इसलिए ये भी सिलेक्ट हुआ है। तब तक आपका सिलेक्शन ग्रो करता जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो पूरा सिलेक्शन है ये कहीं ना कहीं आपस में टच कर रहा है एक दूसरे को, इसीलिए सिलेक्शन बना है। ये चीज़ दिखाने के लिए हम चाहें तो ये सिलेक्शन में एक सॉलिड कलर लेयर बनाते हैं और इसको ब्लैक कलर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लैक कलर है वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये होता है कंटीजियस। जब तक वो सिलेक्शन का कलर एक दूसरे को टच कर रहा होगा तब तक सिलेक्शन कंटिन्यूस होता रहेगा। इसके बाहर भी आप देख सकते हो बाकी भी जो फ्लावर्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर कलर के हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीज़न था कंटीजियस का ऑन होना। तो दूसरे शब्दों में जो आपको बाहर सिमिलर कलर दिख रहा है जो हमारा सिलेक्ट हुआ है उससे, वो सिलेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंटीजियस ऑन था। अगर मैं इस कंटीजियस को ऑफ कर देता हूँ, लेयर भी ऑफ करते हैं इसे, फिर से बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और मैं फिर से उसी एरिया में क्लिक करता हूँ। इस बार आप डिफरेंस देख सकते हो। लगता है मैंने सेम जगह पे क्लिक नहीं किया, मैंने डिफरेंट जगह में क्लिक किया था, बट आप फिर भी आप डिफरेंस देख सकते हो। जो फ्लावर बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं था वो फ्लावर भी इस बार सेलेक्ट हुआ है। तो आप अगर कंटीजियस को ऑफ कर दोगे तो वो उस पर्टिकुलर कलर को जिसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो उसको पूरी इमेज में ढूंढेगा और उसे सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐड टू सिलेक्शन करते हैं और जो हमारे फ्लावर सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनमें भी एक बार क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा पूरा जो इमेज है उसमें जितने भी फ्लावर्स होंगे वो सेलेक्ट होने लग जाएंगे। अब अप्रॉक्सीमेटली जितने भी इस इमेज में हमारे येलो फ्लावर्स थे वो सब सिलेक्ट हो गए हैं, प्लस येलो की शेड कहीं कहीं पे होगी वो भी सिलेक्ट हो गई होगी, जैसे आप देखेंगे इस लीव के ऊपर।
अब यहाँ पे आपको ऑल्दो ये येलो नहीं लग रहा है, बट एक्चुअल में जो कलर होता है ग्रीन कलर, इसमें येलो कहीं ना कहीं मिक्स होता है। इस वजह से जब हम कलरिंग वाला टॉपिक देखेंगे, जिस कलरिंग टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कलर एक्चुअल में फोटोशॉप में बनते कैसे हैं, तब आप समझ पाएंगे कि ये ग्रीन कलर यहाँ पे सिलेक्ट क्यों हुआ है। इसमें भी हमारा सैम्पल ऑल लेयर्स है और बाकी ऑप्शन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो सिलेक्शन में हमारे सिलेक्शन टूल्स में इतना ही था। एक छोटा सा एग्जांपल और है जो मैं दिखाना चाहूँगा, वो किसी भी सिलेक्शन टूल का नहीं है। उसके लिए मैं एक दूसरी इमेज ओपन करता हूँ पहले। ये हमारे फोटोशॉप के AI बेस्ड सिलेक्शन मेथड्स में से एक है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट दिखाई थी सिलेक्शन टूल्स और सिलेक्शन मेथड्स की, उसमें से एक मेथड है। तो अगर आप सिलेक्ट में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है कलर रेंज, देन फोकस एरिया, सब्जेक्ट और स्काई। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिलेक्ट सब्जेक्ट ही है, सेम है ये। स्काई, अगर आप स्काई में क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज में जो भी स्काई होगा उसका सिलेक्शन ये बना देगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसने पूरा स्काई जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। तो अगर हम इसमें मास्क लगा दें नीचे से, तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो ग्राउंड है वो रिमूव हुआ है, क्योंकि जो सिलेक्टेड एरिया होता है वो विजिबल होता है और जो अनसिलेक्टेड एरिया होता है वो हमारा हाइड हो जाता है मास्क में। तो हम इस मास्क को इन्वर्ट करते हैं, मास्क में एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल आई, तो हमारा जो स्काई था वो एकदम प्रॉपरली सिलेक्ट हुआ था और वो ईजिली रिमूव हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे AI के सिलेक्शन मेथड्स हैं जो टाइम के साथ फोटोशॉप में आते रहेंगे। तो आपको सिंपली आपका सेलेक्ट मेन्यू देखना है और यहाँ पे जो भी आपको नया ऑप्शन मिले आप उसे टेस्ट आउट कर सकते हो। और मोस्टली ऐसे जो भी सिलेक्शन मेथड होते हैं उनको नाम से ही आप समझ सकते हो कि वो सिलेक्शन मेथड क्या करेगा। अभी मैंने कलर रेंज नहीं बताया है, कलर रेंज के लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है। प्लस ये वीडियो मैंने सिर्फ सिलेक्शन टूल्स के लिए रखा है, सिलेक्शन मेथड्स के लिए नहीं। तो अभी मैं कलर रेंज को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2 टाइप की एडिटिंग फोटोशॉप में कौन सी होती हैं। पहली होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग और दूसरी होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। अब इसमें से क्या चीज़ आपको प्रोफेशनली यूज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।